हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग सब्सिडरी अलायंस को जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये सहायक संधि क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या थे और इसके इम्पैक्ट क्या हुए, इसके इफेक्ट क्या हुए। आपको पता होना चाहिए कि भारत देश को 200 साल तक कॉलोनी बना के ब्रिटिश ने रखा था। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ब्रिटेन का कुछ पॉलिसी ऐसा होता था जिससे यहाँ उसको कॉलोनी बनाने में, यहाँ उसको कॉलोनाइजेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। उसी पॉलिसी में से एक पॉलिसी का नाम है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, जिसके द्वारा ब्रिटेन ने भारत के प्रिंसली एस्टेट सबको, सभी एस्टेट सबको अपने कंट्रोल में किया। तो आज इसी को हम लोग जानेंगे कि ये सहायक संधि क्या थे, कैसे ये ब्रिटेन को हेल्प किया कॉलोनाइजेशन बनाने में इंडिया। ठीक है, तो देखो सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ये एक एग्रीमेंट है, ये एक ट्रीटी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली एस्टेट, भारत के जो प्रिंसली एस्टेट थे इसके बीच में। क्योंकि सर ये प्रिंसली एस्टेट क्या होते हैं, जो भारत में प्रोविंसेस सब थे ना, जहाँ पे राजा शासन करते थे, इंडिपेंडेंट रूलर शासन करते थे ना, उसे प्रिंसली एस्टेट कहा जाता था। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में निजाम का शासन होता था, तो वो एक प्रिंसली एस्टेट। उसी तरह कर्नाटका में नवाब का शासन होता है, वो एक प्रिंसली एस्टेट। तो जो सब्सिडरी अलायंस था ना, सहायक संधि जो था ना, एक ट्रीटी होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली एस्टेट के बीच में। इस ट्रीटी को जो ओरिजिनेट किया था ना, इसे ओरिजिन जो किया था वो था डुप्लेक्स। ये फ्रेंच का गवर्नर, मैंने बताया था कि जो फ्रेंच कंपनी था ना, जो भारत आया था 1664 ईस्वी में, तो मैंने बताया था कि उसमें से जो सबसे अच्छा गवर्नर था, जो फ्रेंच का गवर्नर था, उसका नाम था डुप्लेक्स। उसी ने सबसे पहले ये सब्सिडरी अलायंस का एक फॉर्म का ओरिजिनेट किया था। जब आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद और कर्नाटका में राजा बनने के लिए लड़ाई हो रहा था, फाइट हो रहा था। हैदराबाद में एक तरफ मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। एक्चुअली क्या हुआ कि हैदराबाद का राजा, हैदराबाद का जो निजाम होता था ना, उसका डेथ हो गया। तो वहाँ जो उसके बेटा थे नासिर जंग और उसके जो ग्रैंड सन थे मुजफ्फर जंग, उस दोनों में राजा निजाम बनने के लिए जो है फाइट हो रहा था। उसी में जो है फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स ने जो है मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। तो इसी ने कहा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस का जो एक फॉर्म था, सब्सिडरी अलायंस का जो ओरिजिन था, वो डुप्लेक्स ने किया था, फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स ने किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस को एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या फिर इफेक्टिवली जो यूज किया, भारत में लगाया, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस का ओरिजिनेटर कौन है, तो कहेंगे डुप्लेक्स था, फ्रेंच का गवर्नर, 1742। लेकिन कहेगा कि फ्रेंच, मतलब जो ये सब्सिडरी अलायंस था, इसको वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या इफेक्टिवली किसने लगाया, तो हम लोग कहेंगे ब्रिटेन का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली। कि नहीं आया समझ, जिसका सेशन था 1798 से लेके 1805 में। आपसे अगर पूछा जाए कि सर सबसे पहले जो सब्सिडरी अलायंस था ये किस एस्टेट पे लगाया गया था, किस एस्टेट ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, तो देखो अगर हम लोग चले जाए पीछे ना, तो आपको देखे होंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के बाद जो बंगाल में जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, वहीं पे अवध के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने एक एग्रीमेंट किया था, इलाहाबाद की संधि, द एग्रीमेंट ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो ट्रीटी हुआ था ना, कहा जाता है कि वो भी एक सब्सिडरी अलायंस का फॉर्म था। इसीलिए मैंने लिखा है कि अवध का जो नवाब था ना, वो फर्स्ट था जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन किया था। लेकिन अगर कहा जाए कि नो, वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बताओ, कि मतलब जो वेल डॉक्यूमेंट फॉर्म में था, जो फ्रेम किया गया था वेलेस्ली के द्वारा, उसको किसने साइन किया, तो हम लोग कहेंगे निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहला स्टेट था जिन्होंने इसको साइन किया था, सब्सिडरी अलायंस को। कि नहीं आया समझ, तो कहेंगे हम लोग सहायक संधि को सबसे पहला किस स्टेट ने साइन किया था, तो कहेंगे निजाम ऑफ हैदराबाद। लेकिन कहेगा नहीं, इससे भी पहले, सबसे पहले एक फॉर्म सब्सिडी अलायंस के जैसा ही वो भी था, उसको किसने साइन किया था, अवध के नवाब ने। कि नहीं आया समझ, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन रहा कि सर ये सब्सिडी अलायंस में होते क्या थे। आपने तो बता दिया ये एक ट्रीटी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के प्रिंसली एस्टेट के बीच में, लेकिन इसमें क्या होते थे। अब हम लोग इसके फीचर्स को देखते हैं कि सब्सिडी अलायंस में होते क्या थे। तो देखो क्या होता था कि सब्सिडरी अलायंस को जो भी एस्टेट साइन करता था ना, मतलब कि मानो कि हैदराबाद की एस्टेट ने साइन किया ना, तो सबसे पहला उसे कहा जाता था कि अपना जो आर्मी है ना, जो हैदराबाद का जो निजाम होता था, उसके पास आर्मी होता था, क्योंकि वो एक एस्टेट को चला रहा है, उस आर्मी को आपको डिजॉल्व करना पड़ेगा। और कहोगे सर आर्मी डिजॉल्व कर देगा तो एस्टेट कैसे रहेगा, तो आर्मी को डिजॉल्व करके, वहां के आर्मी को डिजॉल्व करके ब्रिटिश आर्मी वहां पे रखा जाएगा। तो समझ में आया कुछ कि सब्सिडरी अलायंस का जो सबसे पहला जो था फीचर्स, वो ये था
कि जिस स्टेट ने इसको साइन किया उस स्टेट जो है अपना आर्मी को डिजॉल्व करेगा और ब्रिटिश आर्मी को अपने टेरिटरी में, अपने स्टेट में रखेगा। कि नहीं आया समझ? आप समझ गए होंगे कि ये ब्रिटिश का कितना अच्छा पॉलिसी था, कि देखो कितना अच्छा है कि अब ब्रिटिश का आर्मी जो है उस स्टेट में रह रहा है। अगर आर्मी को कंट्रोल ब्रिटिश कर रहा है और ब्रिटिश उसके स्टेट में रह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टेट के राजा का क्या हालत होगा। वो राजा कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मिलिट्री पावर था राजा का, वो खत्म हो गया। उस प्रिंसली स्टेट का मिलिट्री पावर खत्म होके अब ब्रिटिश के हाथ में चला गया। दूसरा जो फीचर्स था वो था कि उस स्टेट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा। क्योंकि सर ये ब्रिटिश रेसिडेंट क्या होता था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता था जो इस ट्रीटी को देखता था। इस ट्रीटी उस स्टेट में रह करके, मानो कि हैदराबाद के निजाम ने साइन किया, तो हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को रखा जाएगा और वो देखेगा कि कहीं हैदराबाद के निजाम इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है। कि नहीं आया समझ में? तो ब्रिटिश रेजिडेंट उस टेरिटरी में रखा जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं सर जो आजकल का जो प्रोसेस एम्बेसडर देखते हैं ना, उसी तरह का था कि जिस भी स्टेट ने सब्सिडी अलायंस को साइन किया उस स्टेट में ब्रिटिश का मिलिट्री रहेगा, उसका अपना मिलिट्री खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ब्रिटिश का एक रेसिडेंट जो कि एजेंट होता था ब्रिटिश का, या फिर कह सकते हैं कि सर ये ब्रिटिश का जो है सबसे हाईली ऑफिसर होते थे, बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर होते थे जो उस स्टेट में रहते थे, जिसका काम होता था लुक आफ्टर करना उस ट्रीटी को। उसके बाद क्या होता था कि जो आर्मी रखा गया है ना ब्रिटिश के द्वारा उस टेरिटरी में, उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो उस स्टेट को दिया गया है। वो स्टेट जो है ना, अब उस आर्मी में जितना भी खर्चा आएगा आर्मी को रखने में, खाने पीने में, वो सब खर्चा कौन उठाएगा? तो स्टेट जिस स्टेट में रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर वो स्टेट उसको नहीं फुलफिल कर पाता है, मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेल टू मेंटेनेंस, फेल टू द पे द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को पे नहीं कर पाया तो क्या होगा? उस स्टेट को कुछ अपना हिस्सा देना पड़ेगा, जिससे टैक्स कलेक्शन करके उस आर्मी को मेंटेन किया जाएगा और मेंटेनेंस किया जाएगा। कि नहीं समझ में आया? तो ब्रिटिश आर्मी जो है उस स्टेट में भी रहेगा, उस स्टेट अब जो है वो उस ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस भी करेगा। साथ ही साथ अगर मेंटेनेंस नहीं कर पाया तो अपने स्टेट का कुछ पार्ट देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, जहां से टैक्स कलेक्शन करके ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये कनिंग पॉलिसी था ब्रिटेन का, कि अब ब्रिटेन का जो आर्मी है उसका खर्च भी ब्रिटेन को नहीं उठाना पड़ रहा है। अब कौन उठाएगा? तो जिस स्टेट में रहेगा वो उठाएगा। उसके बाद कहोगे सर इतना कुछ कर रहा है स्टेट कि ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ रख रहा है, ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस का भी खर्चा दे रहा है, ब्रिटिश रेसिडेंट भी वहाँ भी रह रहा है, तो उस स्टेट को क्या मिल रहा है बदले में? उसको स्टेट को बदले में मिल रहा है प्रोटेक्शन। दूसरे स्टेट जो है भारत के ही अगर कोई अंदर वाला स्टेट जैसे मराठा एम्पायर अगर मानो कि उस पर अटैक करेगा ना, तो ब्रिटिश आर्मी जो वहाँ रखा गया वो उसको मतलब क्या जाए प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे हैदराबाद के निजाम ने साइन किया, तो हैदराबाद को किसी दूसरे स्टेट के अटैक से या कोई फॉरेन अटैक से जो बचाएगा वो ब्रिटिश आर्मी बचाएगा। कि नहीं समझ में आया? और भी कुछ कुछ फीचर थे, जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये जो है कह रहा है कि कोई भी जो है ऑफिशियल जो है फॉरेन ऑफिशियल को जो है उसके साथ ट्रीटी नहीं करेगा। मतलब कि जैसे हैदराबाद के निजाम ने साइन किया ना, तो अब हैदराबाद के निजाम जो है ना किसी भी दूसरे कंट्री से, ब्रिटिश को छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री से ट्रीटी नहीं कर पाएगा। नहीं आया समझ? मतलब कह सकते हैं कि सर फॉरेन अफेयर जो है ना, उस स्टेट का फॉरेन अफेयर को अब कौन संभालेगा? तो ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगा। तो फॉरेन अफेयर भी छीन गया, मिलिट्री भी छीन गया, वहाँ का जो अपना मिलिट्री था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि सर ऐसा क्यों किया गया कि दूसरे स्टेट मतलब दूसरे कंट्री से ट्रेड नहीं करना है? आप जानते होंगे कि फ्रेंच जो था हमेशा मतलब ब्रिटेन का राइवल रहा है। तो फ्रेंच के डर से, फ्रेंच के फियर से कि फ्रेंच अपने में ना मिला ले, साथ ही साथ नेपोलियन इन्वेजन भी होने वाला था, उससे बचने के लिए सभी स्टेट को जो है ना सब्सिडी अलायंस साइन करवा लिया। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी कहा कि दूसरे कंट्री से ट्रीटी नहीं करना है आपको, फॉरेन पॉलिसी जो है मैं संभालूंगा। कि नहीं आया समझ? एक और फीचर था कि अगर इंडियन स्टेट से आपको ट्रीटी करना है ना, इफ इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद द अदर इंडियन स्टेट, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कि नहीं आया समझ? कि मतलब अपने स्टेट मतलब इंडिया के ही अगर किसी दूसरे स्टेट से भी मतलब अगर आपको ट्रीटी करना है, कोई एग्रीमेंट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। कि नहीं आया इसमें? साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि जो स्टेट इसको साइन कर रहा है ना, उसके इंटरनल पॉलिसी में, इंटरनल अफेयर में जो है ना, ब्रिटिश जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। मोस्टली देखा गया कि ब्रिटिश जो था जैसे ही सब्सिडी अलायंस साइन करता था तब इंटरनल अफेयर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता, और फाइनली देखते हैं कि पूरा राजा जो है पूरा कमजोर हो जाता है और पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है।
कि नहीं आया समझ में? तो ये सभी फीचर्स थे, ठीक है, कि नहीं आया समझ में? ये सभी फीचर्स थे सब्सिडरी अलायंस के। इसमें कहा जाता था कि सबसे पहले अपने आर्मी को ख़त्म करो, ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे रहेगा। ब्रिटिश आर्मी के साथ साथ एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी रहेगा, ब्रिटिश ऑफिसर भी रहेगा जो इसको देखेगा। साथ ही साथ कहा गया कि इस पूरे आर्मी का मेंटेनेंस का खर्चा वो स्टेट उठाएगा जो इसको साइन कर रहा है। अगर नहीं उठा पाया, अपने स्टेट का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है आपको देना पड़ जाएगा, जिससे टैक्स कलेक्शन करके ब्रिटिश मेंटेनेंस करेगा अपना। साथ ही साथ कहा गया किसी फॉरेन कंट्री से आपको कोई ट्रीटी नहीं करना है। अगर इंडियन स्टेट से भी आपको ट्रीटी करना है तो ब्रिटिश का परमिशन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ कहा था कि इंटरनल अफेयर में कोई हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपके अंदर में अंदरूनी मामला में रूल रेगुलेशन जो करना है उसमें कोई हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रिटेन हमेशा जो है उसमें इंटरफेयर करता था। हो गया सर, ठीक है, ये सब्सिडी अलायंस तो हमेशा बेनिफिट पहुंचाया, मतलब मिलिट्री पावर छीन गया, सब कुछ छीन गया। यस, इसका इफेक्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं। रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ सब्सिडी अलायंस कि जो भी प्रिंसली स्टेट था ना, धीरे धीरे सब अपना इंडिपेंडेंस खोते गया। मतलब सब कुछ आप देख सकते हैं कि फॉरेन कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में, मिलिट्री कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में, साथ ही साथ जो इंटरनल मामला होता था उसमें भी हस्तक्षेप करने लगा था ब्रिटिश। तो धीरे धीरे करके सभी जो है कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश के अंडर आ गया, कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, कि नहीं आया समझ में? मिलिट्री पावर जो है वो खत्म हो गया उस स्टेट का, जिससे क्या हो गया, अब जो है पूरा जो स्टेट है वो क्या हो गया, तो पूरा ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। अब प्रोटेक्टरेट हो गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, मतलब ब्रिटिश जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, नहीं आया समझ में? जो उन्होंने अपना मतलब जो आर्मी को ख़त्म किया था, उस वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि आर्मी जो है उस स्टेट का ख़त्म हो गया, अब ब्रिटिश आर्मी आ गया है। तो उस स्टेट के आर्मी हटने से जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया। साथ ही साथ कहोगे सर ये जो सब्सिडी अलायंस आया था उसका फीचर क्या था, मतलब ब्रिटेन इतना जल्दी क्यों इसको सब्सिडी अलायंस को लाया? देखो इसके पीछे था नेपोलियन इन्वेजन का फियर। मतलब फ्रेंच और जो इंग्लैंड का वार हो रहा था ना, कि नेपोलियन इन्वेजन ना कर दे इंडिया पे, इस वजह से भी कहा जाता है कि सब्सिडी अलायंस को ब्रिटेन ने लाया था। इसको कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि इस सब्सिडी अलायंस के द्वारा सभी स्टेट को जबरदस्ती साइन करा कर सबको अपनी कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि कोई भी किसी दूसरे स्टेट जो है कोई भी ट्रीटी न कर पाए। नहीं आया समझ? क्योंकि सर किस किस स्टेट ने इसको साइन किया था? तो देखो सबसे पहले इसके वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म को साइन किया था हैदराबाद ने, 1798 में हैदराबाद ने साइन किया। दूसरा इसको मैसूरू ने साइन किया, जब मैसूरू का जो फोर्थ बार टीपू सुल्तान उसमें मर जाता है, ठीक है, तब उसके बाद मैसूरू को भी सब्सिडी अलायंस साइन करवाया जाता है, फिर तंजौर को साइन करवाया जाता है, फिर अवध को साइन। मेनली ये 3 पूछा जाता है एग्जाम में कि हैदराबाद 1798 में किया था साइन, फिर मैसूरू ने किया था, फिर तंजौर ने किया था, फिर अवध ने किया था, और फिर 1802-3 के बीच में जो है मराठा भी अंडर कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिर जो है मराठा के भी जितने छोटे छोटे प्रोविंसेस होते थे उस सबको भी पेशवा को, सिंधिया को, गायकवाड़ को साइन करवाया था। आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि सब्सिडी अलायंस क्या था। सब्सिडी अलायंस एक ट्रीटी होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके, और भारत के स्टेट के बीच में, भारत के प्रिंसली स्टेट के बीच में। इसके द्वारा जो है ब्रिटिश भारत को कॉलोनी एस्टैब्लिश कर उस स्टेट को अपने अंडर में रखने में, साथ ही साथ कॉलोनाइज करने में भारत को बहुत ही हेल्पफुल रहा था ये सब्सिडी अलायंस। इसके द्वारा सभी मिलिट्री पावर, फॉरेन पावर, साथ ही साथ इंटरनल अफेयर में भी ब्रिटिश जो है सबको अपने कंट्रोल में ले लिया, और फाइनली उस राजा को या उस स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लिया। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि कैसे हेल्पफुल था, कैसे हेल्पफुल रहा, कैसे बेनिफिट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक भारत को कॉलोनी बनाने में। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। थैंक यू एवरीवन। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को देखेंगे। मैंने बताया था कि ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लाए गए जिसके द्वारा बहुत सारे स्टेट को कैप्चर किए गए और उसे ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया गया। मतलब कि भारत को कॉलोनाइज करने के लिए ब्रिटिश बहुत सारे पॉलिसी लेके आए। इसके द्वारा किसी स्टेट को कैप्चर किया जाता था, तो फिर दूसरे के द्वारा किसी स्टेट को कैप्चर किया जाता। उसी पॉलिसी में एक पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडी अलायंस भी एक वैसा ही पॉलिसी था जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया। आज हम लोग देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। इसी को हिंदी में जो है गोद निषेध का सिद्धांत या फिर व्यपगत का सिद्धांत भी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें कुछ चीज़ लैप्स हुआ होगा, ठीक है। यस, श्योरली मैं आगे बताऊंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होते हैं। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस समय भारत कैसा था। तो उस समय देखो भारत 2 हिस्से में बटा होता था। एक होता था ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता था वाइसराय को नियुक्त करके,
और एक होता था प्रिंसली स्टेट या नेटिव स्टेट, ठीक है, जहाँ पे वहाँ के रूरल राजा जो होते थे ना, वो वहाँ पे शासन करते थे। कहा जाता है कि 1947 से पहले लगभग 584 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जहाँ पे वहाँ के राजा के द्वारा शासन किया जाता था। कि नहीं आया समझ में? तो क्या याद रखना है कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था उस समय दो तरह के भारत का हिस्सा था। एक भारत वो होता था जिसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया कहा जाता था, जहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट रूल होता था, और एक होता था प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे जो है वहाँ के राजा शासन करते थे, लेकिन वो भी जो है ना पार्शियली इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे। नहीं आया समझ? अब ये प्रिंसली स्टेट भी ना तीन तरह के होते थे। एक का नाम होता था फ्री या इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब ये फुल्ली फ्री थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से इसको कोई मतलब नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सॉवरेनिटी से कोई मतलब नहीं इसको, इसे फ्री या इंडिपेंडेंट स्टेट बोला जाता था। एक होता था प्रोटेक्टेड स्टेट। मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसली स्टेट तीन तरह के होते हैं। एक होता है फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट, एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से कोई मतलब नहीं। दूसरा होता था प्रोटेक्टेड स्टेट, मतलब प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट। ये ऐसा प्रिंसली स्टेट होता था जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया हो। मैंने बताया था कि सब्सिडरी अलायंस में प्रोटेक्शन देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, उसके आर्मी को ख़त्म करके अपना आर्मी लगा करके, इसीलिए इसका नाम है प्रोटेक्टेड स्टेट। मतलब प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट ऐसा होते थे जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया हो। और डिपेंडेंट स्टेट एक ऐसा स्टेट, डिपेंडेंट स्टेट मतलब हुआ, डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट मतलब हुआ एक ऐसा स्टेट जिसने ब्रिटिश से किसी वार में या बैटल में हार गया हो और वहाँ पे ब्रिटिश ने अपना पपेट गवर्नमेंट बनाया हो। कि नहीं आया समझ में? तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना केवल इसी दोनों पे लागू होता था, प्रोटेक्टेड स्टेट और डिपेंडेंट स्टेट पे। आप कहोगे सर ये प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट स्टेट तो पहले से किसी अलायंस में है ब्रिटिश के द्वारा, या तो सब्सिडी साइन किया हुआ है या बैटल में हार गया है तो पपेट गवर्नमेंट ब्रिटिश का चल रहा है, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इस पे क्यों लगाया गया? तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा पॉलिसी था जिससे क्या किया गया कि जो भी स्टेट जिसने सब्सिडी अलायंस को साइन किया था, मतलब प्रोटेक्टेड स्टेट, और जिसको बैटल में हराया गया था, जहाँ पे पपेट गवर्नमेंट ब्रिटिश का चल रहा, इसको टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाने के लिए, टोटली ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलाने का एक पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स केवल दो स्टेट पे लगता था, एक प्रोटेक्टेड स्टेट, एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जिसने साइन किया हो सब्सिडरी अलायंस, और डिपेंडेंट स्टेट एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जो क्या किया हो, मतलब ब्रिटिश से वार में आ रहा हो, वहाँ पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल पपेट गवर्नमेंट के थ्रू चला रहा हो। नहीं आया समझ में? तो याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रोटेक्टेड स्टेट और डिपेंडेंट स्टेट पे लगते थे। ये पॉलिसी क्या था? तो ये पॉलिसी एक एनेक्सेशन पॉलिसी था, मतलब इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट को क्या किया, कैप्चर किया। कि नहीं आया समझ में? इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1838 में इसका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है उसने इसको बनाया था, लेकिन इसे इफेक्टिवली जो यूज्ड किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का जो सेशन था वो 1848 से लेकर 56 तक था। तो कहा जाता है बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट सबको लॉर्ड डलहौजी ने इस माध्यम से जो है भारत के टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश में मिलाया था। कि नहीं आया समझ में? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है किसी का फादर, जो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का फादर पूछे तो लॉर्ड डलहौजी है, क्योंकि इसी ने जो है बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट को जो है 1848 से लेकर 56 तक मिलाया। कि नहीं है? जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब स्टेट को बड़े बड़े स्टेट होते थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जो इनडायरेक्ट रूल में था ही, ब्रिटिश के इनडायरेक्ट रूल में था ही, लेकिन उसको फुल्ली ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाने के लिए जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इफेक्टिवली यूज किया था लॉर्ड डलहौजी है। कि नहीं आया समझ में? इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है ब्रिटिश ने अपना एम्पायर को बहुत बड़ा किया, मतलब ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा बड़ा किया, ठीक है। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 40 मिलियन पाउंड हर एक साल बेनिफिट हुआ। कि नहीं आया समझ? आपको पता होना चाहिए ये पॉलिसी के द्वारा बहुत सारे स्टेट जिसको कैप्चर किया गया ना, यही स्टेट सब देखते हैं हम लोग कि 1857 की क्रांति में यहाँ के राजा जो होते थे वो सब जो है 1857 की क्रांति में बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। कि नहीं आया समझ? अब हम लोग देखते हैं कि सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था बात, ये हमको थोड़ा बताइए मेनली कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इसके द्वारा कैसे कैप्चर करता था ब्रिटिश स्टेट को। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ब्रिटिश केवल दो स्टेट को अपने टेरिटरी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलाना चाह रहा है। किसको? एक प्रोटेक्टेड स्टेट को और एक किसको? डिपेंडेंट स्टेट को। ये प्रोटेक्टेड स्टेट और डिपेंडेंट स्टेट जो है पार्शियली ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन टोटली मिलाने के लिए, फुल्ली ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो डिपेंडेंट स्टेट है, जो डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट है,
जहाँ पे पपेट गवर्नमेंट ब्रिटिश का पहले से चल रहा है, उसके लिए कहा गया कि जो डिपेंडेंट प्रिंसली एस्टेट है, वहाँ के अगर राजा के पास अगर कोई अपना लेजिटिमेट सन नहीं हो, मतलब कोई अपना उसका संतान नहीं हो, कोई अपना मतलब मेल संतान नहीं हो, ठीक है, तो उस राजा को अडॉप्ट नहीं करने दिया जाएगा। कोई बच्चा जो नेक्स्ट राजा बनेगा उसको कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं। उस एस्टेट को ब्रिटिश अपने टेरिटरी में मिला लेगा अगर आपके पास संतान नहीं है तो। कि नहीं आया समझ में? केवल जिसको आप अडॉप्ट करेंगे ना, उसको आपका पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वही मिलेगा। जो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो मिलेगा, न कि वो राजा बनेगा। नहीं आया समझ में? इसको गोद निषेध इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसे अडॉप्ट करने से रोका गया ना, कि अगर किसी राजा के पास अपना संतान नहीं है, अगर किसी डिपेंडेंट प्रिंसली एस्टेट के राजा के पास कोई अपना संतान नहीं है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है कोई बच्चा को या किसी को जो अगला राजा बनेगा। इसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिला लिया जाएगा। केवल अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे को केवल क्या मिलेगा? जो पर्सनल आपका बिलोंगिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो मिलेगा। अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से कोई पेंशन दे रहा हो, कोई रिवार्ड दिया हो, ठीक है, तो ये सब पे भी आपके बेटे जो जिसको आपने अडॉप्ट किया उसका कोई मतलब इस पे जो है हक नहीं होगा। नहीं आया समझ में? और प्रोटेक्टेड प्रिंसली एस्टेट के लिए कहा गया कि जो प्रोटेक्टेड प्रिंसली एस्टेट थे जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किए थे, उसके लिए कहा गया कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो नेक्स्ट राजा के लिए, अगर किसी राजा के पास मानो कि कोई प्रोटेक्टेड प्रिंसली एस्टेट है, वहाँ पे राजा का शासन चल रहा है, तो राजा के पास अगर अपना संतान नहीं है तो राजा ने किसी को अडॉप्ट किया कि ये राजा बनेगा अगला राजा। ऐसा हमारे भारत से समाज में चलते रहता था कि अगर जिस राजा के पास अपना बच्चा नहीं होता था ना, तो वो एक अडॉप्ट करते थे, एक बहुत ही ज़्यादा कुशल नेता को, कुशल को अडॉप्ट करते थे और कहते थे कि ये राजा बनेंगे। लेकिन प्रोटेक्टेड एस्टेट को ब्रिटिश ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप परमिशन लेना पड़ेगा हमसे, ठीक है, आपको हमसे पूछना पड़ेगा, हम डिसाइड करेंगे कि उसको राजा बनाना है कि नहीं बनाना है। ये बस फुसलाने के लिए कहा गया था, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। ब्रिटिश इसको भी अगर किसी जो प्रोटेक्ट एस्टेट थी उस राजा के पास कोई अपना संतान नहीं होता था, तो उसको भी ब्रिटिश जो है अडॉप्ट करने नहीं देता था, कहता कि नहीं वो राजा नहीं बनेगा, इसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बना लिया जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का सिंपल सा मतलब था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स केवल प्रिंसली एस्टेट के प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट एस्टेट पे लगते थे, ठीक है। अगर किसी राजा का बच्चा नहीं होता था, अपना बच्चा नहीं होता था, तो उसे अडॉप्ट नहीं करने दिया जाता था नेक्स्ट राजा बनाने के लिए। इसे कहा था कि ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे बड़े बड़े एस्टेट्स को क्या किया है, ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया, ठीक है। आप कहोगे सर इसका इफेक्ट या रिजल्ट क्या हुआ? देखो, इससे ना बहुत सारे राजा सब जो है ब्रिटिश के प्रति बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गए, मतलब बहुत अनहैप्पीनेस ब्रिटिश के अगेंस्ट आ गया राजा सब के पास। इसका वजह, इसकी कारण क्या हुआ? 1857 की जब क्रांति हुई तो यही राजा सब ने जो है 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े हैं। कि नहीं आया समझ में? तो इसका मेनली कह सकते हैं कि सर 1857 की क्रांति की वजह ये भी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, या श्योरली जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी वजह थी। इसमें आप जो बड़े बड़े राजा सब देखते हैं, नाना साहब, झांसी की रानी, ये सब जो लड़ रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के द्वारा उस लोग को एनेक्स किया गया है। कि नहीं आया समझ में? तो एक तो ये कारण हो गया। इससे इफेक्ट क्या हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, ठीक है। 40 मिलियन पाउंड पर ईयर इससे बेनिफिट हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लगाने से। कि नहीं आया समझ? क्योंकि सर कौन कौन से एस्टेट को मिलाया गया? तो देखो, टोटल 7 बड़े बड़े एस्टेट जिसका नाम मैं यहाँ लिखा हूँ, 17 को मिलाया गया 1848 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट एस्टेट जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के थ्रू मिलाया गया था, बस फर्स्ट बड़ा एस्टेट, तो याद रखना है कि 17 को सबसे पहले मिलाया गया था। जैतपुर को 1849 में मिलाया गया था, संबलपुर 1849 में, जैतपुर और संबलपुर को सेम ईयर में, और बघात जो पंजाब में है इसको मिलाया गया था 50 में, 1850 में। पौ से पंजाब, पौ से 50 याद रखना है, ठीक है। उदयपुर को 1852 में। लेकिन झांसी एग्जाम में हमेशा पूछता है कि झांसी जो एस्टेट था झांसी, इसको कब मिलाया गया? 1853 में। ये याद रखना है, ठीक है। 1853 में झांसी को मिलाया गया, और नागपुर को 1854 में मिलाया गया। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स प्रिंसली एस्टेट, जिसके 3 तरह के प्रिंसली एस्टेट होते हैं, उसमें से जो 2 थे प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट, उस पर लगता था। और अगर वहाँ के राजा के पास अगर कोई अपना बेटा नहीं होता था तो उसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का भाग बना लिया जाता था। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जो भारत एक गोल्डन बर्ड था वो टर्न इनटू बर्ड, एक सिंपल चिड़िया बन के रह गई। हमेशा हम लोग ये सुनते आए हैं कि भारत जो था एक सोने की चिड़िया थी, तो ये सोने की चिड़िया कैसे बन गई इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो बहुत सारे यूरोपियन कंपनी भारत आए, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंपनी में केवल अंग्रेज ने ही भारत में अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश किया।
साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारे राजा थे, उन्होंने भी मतलब उस पर भी डोमिनेट कर पाया अंग्रेज। तो ये कैसे हुआ, इसी सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन कि हम लोग सुनते आए कि भारत गोल्डन चिड़िया थी, मतलब सोने की चिड़िया थी, वो चिड़िया कैसे बन गई? फिर सोने की चिड़िया से चिड़िया कैसे बन गई, इसके बारे में बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि जब एंशियंट टाइम था ना भारत का, जब प्राचीन भारत था ना, तो आप जानते हो कि प्राचीन भारत में हमेशा सोने के सिक्का चलते रहते थे, सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का, ये सब चलते रहते। तो उस समय जो भारत जो अपना सामान बेचता था ना दूसरे कंट्री में, बहुत ज़्यादा बेचता था। जैसे आज के समय में आप देख सकते हैं कि चाइना का सामान हर एक कंट्री में है, मतलब हर एक कंट्री में एवेंडेंट मात्रा में बहुत सारे, मतलब सब कुछ देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा चाइना है। उसी तरह कभी ना भारत ऐसा हुआ करता था। भारत जो था मेनली जो था ना, जैसे आपका हो गया कॉटन, हो गया सिल्क, हो गया टेक्सटाइल, जितना भी हो गया मेटल एंड प्रीशियस स्टोन, ये सब का जितना भी था ना मार्केट, सब भारत कैप्चर करता था। मतलब सभी कंट्री का कहा जाता है कि वर्ल्ड में जितना भी डिमांड था ना, उसका 50% डिमांड इंडिया फुलफिल करता था। अभी एशियन टाइम में ये जितने भी सामान को पूरे वर्ल्ड वाइड में भारत बेचता था ना, तो भारत को इसके बदले में मिलता क्या था? बुलियंस मिलते थे, मतलब सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का मिलते थे। इस वजह से ना भारत बहुत रिच था। और ये प्रोसेस चलते आया मेडिवल हिस्ट्री तक, मध्यकालीन भारत तक। आप सुने होंगे कि मुगल को भी कहा जाता है कि उस समय में भारत बहुत रिच था। हाँ, सबका वजह क्या था? कि यही वजह था कि भारत बहुत सारा एक्सपोर्ट करता था। भारत यहाँ अपना सामान बहुत सारा दूसरी कंट्री में बेचता था। 50% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड जो है फुलफिल्ड बाय द इंडिया फुलफिल करता था, जिसकी वजह से भारत में बहुत सारे बुलियन आते रहे। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, उन्होंने भारत को ना, मतलब ये जो था ना, इसी को उल्टा कर दिया। मतलब भारत से बुलियन जा रहे हैं बाहर की तरफ। पहले क्या होता था कि भारत में बुलियन आते थे, भारत से सामान जाता था। अब इसका उल्टा कर दिया अंग्रेज ने आकर। अंग्रेज ने क्या किया? भारत से बुलियन को भेजा और भारत में कंज्यूमर गुड्स को ले आया। मतलब अपना सामान, अंग्रेज अपने सामान को बेचने के लिए भारत को एक मार्केट की तरह यूज किया और भारत से बुलियन जाने लगे। इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत जो है, जो पहले भारत मेडिवल हिस्ट्री तक बुलियंस भारत में भरा हुआ था, भारत एक प्रॉस्पेरस कंट्री के रूप में देखा जाता था, अब वो बुलियंस सब जाने लगे अंग्रेज, इंग्लैंड की तरफ जाने लगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 60 to 70% जो था डिमांड भारत का फुलफिल करता था मॉडर्न हिस्ट्री में इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड नाम के कंट्री के द्वारा। मतलब क्योंकि भारत कॉलोनी था ना, तो ये ऐसा पॉलिसी बनाता था ना, ऐसा मतलब ट्रेड में ऐसा मतलब लॉ बनाता था, कानून बनाता था कि दूसरे कंट्री से भारत मतलब डिमांड ही नहीं करे। मतलब सब इंग्लैंड से ही फुलफिल किया जाता था भारत के डिमांड को। तो मतलब समझे ना आप, इसका मतलब ये था कि मतलब एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में भारत में बुलियन आते थे और भारत से सामान बेचे जाते थे। वर्ल्ड का 50% डिमांड जो था स्टोन का, सिल्क का, कॉटन का, ये सब भारत फुलफिल करता था, जिसके बदले में बुलियन मिलता था। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में हम लोग देखते हैं यही उल्टा हो गया। भारत से बुलियन बाहर जाने लगे और भारत में जो था आप इंग्लैंड का सामान सब आने लगे। इंग्लैंड का सामान आने की वजह से भारत का बुलियन उधर इंग्लैंड की तरफ जाने लगे। ठीक है, इंग्लैंड ही नहीं, मतलब मैं सभी कंट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेनली 60 to 70% इंग्लैंड की तरफ। इसी वजह से आप देखते हैं कि भारत जो है सोने की चिड़िया से चिड़िया बन गई। साथ ही साथ आप बहुत सारे रीजन और भी देख सकते हैं कि भारत पे बहुत सारे अटैकर्स आए। देखो सिंपल सा रीजन है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री था, एक सेंट्रलाइज पावर बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से क्या हमेशा यहाँ पे अटैक होते रहे। जिन्होंने क्या किया, यहाँ से लूट करके सब लूट के जाते थे अपना। ठीक है, तो ये था गोल्डन वर्ड टर्न इनटू सिंपल। गोल्डन वर्ड भारत जो था एक सोने की चिड़िया से चिड़िया कैसे बन गई। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि मतलब अगर आप देख रहे हैं कि यूरोपियन तो बहुत सारे आए हैं ना, आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाल आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेंस आए। हाँ, डेंस मतलब डेनिस, ठीक है, डेनिस आए, फ्रेंच आए। लेकिन इसी सभी कंट्री में केवल इंग्लैंड ने ही भारत में कॉलोनी एस्टेब्लिश किया और किसी ने नहीं कर पाया। साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारा पावर ऐसे थे जो मतलब पावरफुल थे। एग्जाम्पल मैं मराठा की कर रहा हूँ। मतलब मराठा एक क्या था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो भी भारत में क्या कर सकता था, रूल कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। इसका क्या रीजन है, क्यों इंग्लिश जो है डोमिनेट कर पाया सभी कंट्री पे? आप देख सकते हैं पुर्तगाल आता है 1498 में और इंग्लिश आता है 1608 में। तो इसके बीच में देखिए आप कितने 100 ईयर्स का गैप, 110 ईयर्स का गैप। 110 साल बाद आ रहा है पुर्तगाल के, फिर भी इंग्लिश जो है डोमिनेट कर पा रहा है सभी यूरोपियन कंट्री पे, सभी भारत के जितने भी राजा है सब पे डोमिनेट कर पा रहा है। इसका क्या रीजन है? ठीक है, तो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाई डिड इंग्लिश डोमिनेटेड ओवर ऑल, सभी पे इंग्लिश क्यों डोमिनेट कर पाया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी भारत में आया था,
उसका एम नहीं था कि हम भारत में शासन करेंगे, वो तो सामान बेचने के लिए आया। लेकिन यहाँ की सिचुएशन ने, यहाँ की सर्कमस्टांसेस ने उसको ऐसा बना दिया वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरा कि नहीं ऐसा। उसी को हम लोग जानेंगे कि ये कैसे हो गया, कैसे जो है ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डोमिनेट कर पाया सदी पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है ना, यहाँ पे हमेशा यूनिटी का अभाव रहा है। भारत में हमेशा यूनिटी के लिए, अगर आप सोच सकते हैं कि भारत में इतने सारे प्रोविंसेस थे, वहाँ पे बड़े बड़े राजा थे, मराठा था, एक तरफ हैदराबाद था, कर्नाटका था, मतलब इतने बड़े बड़े राजा थे। अगर सब मिल करके यूरोपियन के विरुद्ध लड़ते ना, तो किसी यूरोपियन में इतना पावर नहीं था कि मतलब ये सभी को लड़ा सकते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज ने जब भारत पे शासन किया तो मुश्किल से उसके पास 2 लाख सेना थे। मतलब अगर सभी राजा मिल सकते थे ना, या भारत के सभी लोग भी यूनाइटेड होते ना, तो आराम से कर सकते हैं। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। 1857 को देखो, भारत का फर्स्ट रिवोल्ट जो 1857 हुआ, उसमें भी आप देख लो 1857 भी रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका भी वजह यही था कि बहुत सारे भारत में ऐसे कम्युनिटी थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अंग्रेज का साथ दिया 1857 की क्रांति को दबाने में। एग्जाम्पल के लिए मैं सिख की बात कर रहा हूँ, गोरखा की बात कर रहा हूँ, मैं जाट की बात कर रहा हूँ। इन सभी लोगों ने क्या किया, अंग्रेज का साथ दिया और 1857 की क्रांति को दबाया कि नहीं आया समझ। तो भारत में हमेशा ऐसा रहा, आज ही नहीं, आज भी आप देख सकते हैं कि भारत में हमेशा कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सब पे हिंसा होती रहती है। तो ये यूनिटी का अभाव हमेशा से भारत में रहा है, ठीक है। तो अभी देखो 1857 के बाद ना एक नेशनलिज्म टाइप का जो है ना, मतलब थॉट लोगों में जागा। नहीं तो पहले लोग जानते ही नहीं थे। मतलब पहले जो थे 1857 से पहले लोग अपने रीजनल आइडेंटिटी को ही बड़ा मानते थे। मतलब जिस एरिया में वो रह रहे, मतलब जैसे मराठा है, वो अपने मराठा एरिया को ही अपना रीजनल आइडेंटिटी मानते थे। लेकिन 1857 के बाद यही देखते हैं कि रीजनल आइडेंटिटी टर्न इनटू नेशनल आइडेंटिटी। लोगों में नेशनलिज्म की भावना, लोग अब देश के लिए मतलब उत्सुक हो रहे हैं, देश को जानने, मतलब देश को अपना समझ रहे हैं। पहले लोग रीजन को अपना समझते थे, अब मतलब 1857 के बाद ऐसा हुआ। देखो यही है मेन पॉइंट कि मतलब हम लोग अगर पहले यूनाइटेड होते ना, पहले थोड़ा हम लोग में नेशनलिज्म की भावना जागती ना, हम लोग में पहले एक नेशनल आइडेंटिटी आती ना, तो हम लोग पहले ही मतलब आज़ादी पा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1857 के बाद जब 1857 में सभी राजाओं ने, मतलब बहुत सारे राजाओं ने मिल करके, सभी लोगों ने मिलकर जब 1857 का रिवोल्ट किया, तब लोगों में दिमाग आया, लोगों में नेशनल आइडेंटिटी नाम का थॉट आया कि नहीं आया। तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से इंग्लिश जो है डोमिनेट कर पाया सभी यूरोपियन कंपनी में, साथ ही साथ भारत के भी सभी राजाओं। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आती है। बैटल ऑफ प्लासी जो होता है 1757 में होती है। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होती है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यही जो था, क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। इसमें मेनली रॉबर्ट क्लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही जो थे वो एक कह सकते हैं आप कि ब्रिटिश कॉलोनी को एस्टैब्लिश करने का जो अगर फादर कहा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1608 से 1757, 150 साल के बाद ये कंपनी जो है एक पॉलिटिकल पावर बन रहा है। शुरू में क्या था, ये कॉमर्शियल कंपनी था, और 1757 बैटल ऑफ प्लासी में जब बंगाल पे जीतता है, बंगाल को जीतता है, तब वो एक क्या बन जाता है, पॉलिटिकल पावर। फिर 1757 से 1857, देखिए 100 साल के बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या आता है, नेशनल आइडेंटिटी नाम का थॉट आता है और हम लोग रिवोल्ट करते हैं। लेकिन 1857 तक आपको पता होना चाहिए 60% ऑफ द इंडिया कैप्चर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब तब तक 60% इंडिया के एरिया को कौन कैप्चर कर चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर देखते हैं 1857 के बाद 1947 तक, लगभग 100 साल ये भी है, यहाँ पे अब रानी का शासन चलता। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करता था, अब क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो है, मतलब ब्रिटिश के जो राजा है, रानी है, वो शासन करेंगे भारत पे, ठीक है, 100 साल के लगभग। अब फिर हम लोग को 1947 में क्या होता है, आज़ादी मिलती है। अभी हम लोग थोड़ा अपना मेन क्वेश्चन पे जाते हैं कि सर इंग्लिश कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों डोमिनेट कर पाया सभी यूरोपियन कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश में भी बहुत सारे पावर थे, सब में डोमिनेट कौन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या सक्सेस किया, विन किया। तो इसका क्या रीजन है, तो देखो बहुत सारे रीजन। सबसे पहला मैंने लिखा है कि वैक्यूम ऑफ पावर का वैक्यूम हो गया था। देखो मुगल एम्पायर जो था ना, एक सेंट्रलाइज पावर था। सेंट्रलाइज पावर मतलब सेंटर में रह करके पूरे स्टेट को देखता था, पूरे भारत को देखता था, नहीं आया समझ। तो मुगल एम्पायर में जैसे ही 1707 में जब औरंगजेब का डेथ होता है, उसके बाद कोई अच्छा राजा आता ही नहीं है मुगल में। छोटा छोटा, मतलब ज़्यादा वीक और मतलब पावर वाले नेता आते हैं, वो राजा आते हैं, जिसके पास ये मतलब पूरे मतलब भारत को होल्ड करने का कैपेसिटी उसमें रहता ही नहीं है।
देखते हैं हम लोग धीरे धीरे 1707 के बाद जो है हैदराबाद खुद को अलग कर लेता है, बंगाल धीरे धीरे खुद को अलग कर लेता है। मतलब समझ रहेगा कि सेंट्रलाइज पावर का वैक्यूम हो जाता है। मतलब एक सेंटर में रह करके पूरे देश को देखने वाला, पूरे देश को होल्ड करने वाला राजा भारत में बचता ही नहीं। तो वैक्यूम ऑफ पावर एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश कंपनी को इससे फायदा हुआ। इन्होंने देखा कि कोई भारत में पॉलिटिकल पावर तो अच्छा है ही नहीं। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पहले बंगाल को जीता, फिर यहाँ सब जगह जीता। नहीं है ऐसा। आपको कि सर 5 यूरोपियन कंपनी भारत आए थे, पुर्तगाल आए थे। क्या इस लोगों में दिमाग नहीं था कि भारत में कोई पावर नहीं है तो मतलब हम लोग कर सकते हैं शासन? तो देखो, जब पुर्तगाल आया था तब तो मुगल एकदम पूरा एकदम वेल एस्टेब्लिश था, वो बहुत पावरफुल था पुर्तगाल के टाइम में। क्योंकि पुर्तगाल जो आ रहा है वो 100 साल पहले आ रहा है अंग्रेज से उस समय। लेकिन पुर्तगाल में यही रीजन नहीं है, पुर्तगाल में बहुत सारे रीजन है। पुर्तगाल थोड़ा मतलब ना, उसका एम नहीं है भारत में शासन करना। पुर्तगाल का एम है, वो बहुत सारे हैं। मतलब उसका एम हमेशा बदलते रहता है। कभी वो क्रिश्चियन को फैलाने लगते हैं, कभी वो अपना प्लंडरिंग सब स्टार्ट कर देते हैं, मतलब लूटपाट स्टार्ट कर देते हैं। सी सब में, समुद्र सब में जो है शिप सबको लूटना स्टार्ट कर देते। मतलब ये सब जो था ना पुर्तगाल को, मतलब इसी वजह से आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल नहीं सक्सेस कर पाया, ब्रिटिश सक्सेस कर पाया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो आपको एक सर फ्रांस भी था जो बहुत पावरफुल था। यस, फ्रांस पावरफुल था। जब डुप्ले गवर्नर बनके, पौंडीचेरी के गवर्नर बनकर डुप्ले आया था 1742 ईस्वी में, तो डुप्ले का ये एम था। डुप्ले जो था फ्रांस का गवर्नर था, उसका एम था कि भारत में वो शासन करे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इंटरनल पॉलिसी में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन देखो, फ्रांस में बहुत सारा एबिलिटी नहीं थी, ठीक है। फ्रांस को आप देखोगे ध्यान से तो देखोगे केवल डुप्ले ही ऐसा था जिसमें ये इस तरह का क्वालिटी था, क्योंकि उसके पास अच्छा, फ्रांस के गवर्नर के पास अच्छा लीडरशिप नहीं मिल सका। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फ्रांस कंपनी जो था ना, एक गवर्नमेंट कंपनी था। अब गवर्नमेंट कंपनी आप जानते ही कैसा होता है, ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसके कंपेयर में क्या था, एक प्राइवेट कंपनी था। साथ ही साथ राजा का भी शेयर था, मतलब रानी का भी शेयर था। इस वजह से क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा सपोर्ट मिलता था इंग्लैंड गवर्नमेंट का। लेकिन फ्रांस में जो था, सपोर्ट तो मिलता था लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता था। जैसे ही कुछ बड़ा होने वाला रहता था तो गवर्नर को मतलब रिटर्न कर लिया जाता था। तो ये भी एक रीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मेन रीजन ये भी बता सकते हैं कि जो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस ने कि उसी समय देखो ब्राजील का भी खोज स्टार्ट हो गया था। ब्राजील का खोज हो गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्राजील का खोज कैमरल ने किया था। ब्राजील हो गया, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री जैसे आपको नाइजर के बगल वाले जितना भी कंट्री है, ये सब बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज मतलब कंट्री है, ठीक है। तो ये सब जब खोज हो गया ना, तो फ्रांस का जो एम था ना, भारत से हट करके इधर चला गया, अफ्रीकन कंट्री में चला गया और अमेरिकन कंट्री में चला गया, ठीक है, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्री में चला गया। तो फ्रांस ने क्या किया, भारत से अलग करके उन्होंने अफ्रीकन कंट्री पे अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश किया और ब्राजील तरफ चला गया, क्योंकि ये सब मिनरलिस्ट। तो ये भी रीजन कर सकते हैं सर, फ्रांस का जो है एम डाइवर्ट कर गया, वो भारत को नहीं देख करके उन्होंने इधर उधर देखने लग गया, ठीक है। और छोटा मोटा यूरोपियन कंपनी के आराम से इंग्लैंड ने वार के द्वारा या फिर मतलब छोटा कंपनी ने बेच के चला गया इंग्लैंड को सब कुछ अपना, ठीक है। ये एक रीजन। मैंने अभी ये भी बताया था स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। इसका क्या रीजन है, देखो मैंने क्या बताया कि इंग्लैंड का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, इसमें रानी का भी शेयर था। इस वजह से क्या होता था कि हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार खुद उसमें रुपया लगा रही। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शेयर था उसको एलिजाबेथ सेकेंड जो थे वो अपना शेयर लगा रहे थे, ठीक है। इस वजह से क्या होता था कि हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल। साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ कि बंगाल की, जब बंगाल को जीत लिया ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, प्लासी वार के बाद जब बंगाल को जीता, बंगाल एक बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस स्टेट था, प्रोस्पेरस प्रोविंसेस था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा के किनारे वाले स्टेट है, इस वजह से वहाँ फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा था। उस समय जो मेन सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था, ठीक है। इस वजह से बंगाल को जीतने के बाद इतना रुपया मिल गया इंग्लैंड को उससे, ठीक है, टैक्स से इतना रुपया कलेक्शन होता था कि आराम से इन्होंने कर्नाटका को, मराठा को, सबको जीत लिया, कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो था एक एम था, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहा था। मैंने बताया एक डुप्ले में, फ्रांस के गवर्नर डुप्ले में अच्छा लीडरशिप क्वालिटी था, लेकिन और जितने भी यूरोपियन थे उस समय लीडरशिप क्वालिटी था। लेकिन अंग्रेज के देखिए, अंग्रेज के गवर्नर सबको आप देखिए ध्यान से, सब एक से बढ़ के एक है। मतलब रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट कीजिए और देखते जाइए कि सब एकदम अपने देश को मतलब एकदम कॉलोनी एस्टैब्लिश करवाने के लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं। मतलब रॉबर्ट क्लाइव को देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है कि मतलब आदर है, इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया है मतलब
ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में। तो लीडरशिप क्वालिटी जो था ना अंग्रेज में बहुत अच्छा था, मतलब रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ये सब, मतलब उसके बाद कॉर्नवालिस, मतलब ये सब बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड, बहुत ही अच्छा मतलब डेवलप्ड लीडरशिप, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो था ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा था, जिस वजह से इन्होंने क्या किया। अब देखो कि भारत में जो है ना, मतलब इतने आबादी थे, लेकिन फिर भी वो थोड़े लोग रह करके, इंग्लैंड कितना था, मैंने बोला मैक्सिमम 2 लाख लोग भारत में थे, जिन्होंने भारत को कॉलोनी बनाने में केवल 2 लाख लोगों ने, भारत का आबादी उस समय भी बहुत ज्यादा था। तो भारत के लोग अगर चाहते ना तो आराम से 2 लाख को भगा सकते थे, लेकिन उस लोग में बहुत ही ज्यादा मतलब डेवलप्ड माइंड था, डेवलप्ड माइंड ही नहीं था, बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड, वेल मतलब डेवलप्ड पर्सन, लीडरशिप क्वालिटी इतना अच्छा कि सबको एकदम एकदम बहला लेते थे, सभी राजा सबको भी मिला लेते थे अपने में, उसको लोभ दे करके, ऐसा करते थे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा था। हमारे को सर भारत में भी इतने राजा थे, सबने क्यों नहीं मिल करके भारत इसके विरुद्ध, मतलब अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा, ठीक है, तो देखो लड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि भारत में हमेशा यूनिटी का अभाव रहा है, ठीक है, भारत के राजा सब में यूनिटी ही नहीं था। आप देख सकते हैं कि जब मराठा एम्पायर फॉल कर रहा है अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के बाद 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली के बाद पानीपत से थर्ड वार हो रहा है मराठा के साथ, अहमद शाह अब्दाली मतलब जो अफगान से आकर के अहमद शाह अब्दाली लड़ रहा है, ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो मतलब अवध के राजा है ना, वो अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब भारत के राजा अफगान के राजा का साथ दे रहे हैं मराठा को हराने में, ठीक है। मराठा का कुछ पॉलिसी में फॉल्ट था, फिर भी भाई देश की बात है ना, तो देश के लिए हमेशा सब राजा को मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि रीजनल आइडेंटिटी मेन था, मतलब उस समय जो था रीजनल आइडेंटिटी को मेन माना जाता था, न कि नेशनल आइडेंटिटी। ये 1857 के बाद नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे भारत में पनपना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आप कह सकते हो कि कुछ पॉलिसी भी अंग्रेज का था जो मतलब भारत में उसको सत्ता एस्टेब्लिश करने में फायदा पहुंचाए। यस, देखो अंग्रेज का कुछ पॉलिसी इतना अच्छा था कि मतलब पूरे भारत को एकदम कैप्चर कर लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि सब्सिडरी अलायंस को देखो, सब्सिडरी अलायंस क्या था, एक बहुत ही अच्छा अलायंस, मतलब सब्सिडरी अलायंस में क्या करता था अंग्रेज, अपना सेना किसी प्रोविंस में रख देता था, अब उस अपना सेना वहां रख करके अब उस वहां के जो राजा है ना वो उस सेना को देखेगा, बदले में सुरक्षा मिलेगा उसे, मतलब जो भी खर्च सेना पे होता था वो सब अब प्रोविंसेस देखेगा, जिस प्रोविंसेस में उसे रखा गया। फॉरेन अफेयर को काट दिया जाता था, मतलब वो प्रोविंसेस जो है दूसरे के साथ फॉरेन अफेयर नहीं कर सकता है। तो मतलब एक बहुत ही मतलब कनिंग पॉलिसी था, मतलब बहुत ही मतलब चालाकी वाला पॉलिसी था। जैसे आप देख सकते हो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट था, मतलब अगर किसी के पास, किसी राजा के पास अपना बच्चा नहीं है तो वो स्टेट जो है, वो प्रोविंसेस जो है अब अंग्रेज का हो गया। तो ऐसा ऐसा पॉलिसी भी जो था मतलब अंग्रेज को भारत में कॉलोनी एस्टेब्लिश करने में मदद किया, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो सर अंग्रेज के पास बहुत ही अच्छा योग्य आर्म फोर्स था, साथ ही साथ उसके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्म भी अच्छे अच्छे थे, ठीक है। हाँ, ये सब हमेशा रहा है। अंग्रेज जो है, अंग्रेज में आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जिस वजह से यहाँ सब कुछ डेवलप हुआ था, ठीक है। आप यूरोप में देख सकते हैं रिनेसेंस पीरियड भी आया, तो बहुत सारा चीज़ डेवलप हो गया था जो भारत के राजाओं के पास नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि मराठा जो वार लड़ता था तीर धनुष से लड़ता था। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा तीर धनुष से ही लड़ता था, लेकिन बट ऐसा तीर धनुष से भी लड़ता था, लेकिन अंग्रेज के पास बॉम्ब होते थे, गोली बारूद होते थे, तो ये सब हमेशा डेवलप। अगर आज की वीडियो का इन शॉर्ट में अगर देखें क्या हम लोगों ने देखा, तो आपको मैंने बताया कि कैसे जो भाई भारत एक सोने की चिड़िया से चिड़िया बनकर आ गई। तो मैंने बताया कि कैसे भारत में पहले बुलियंस आते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के भारत में आते थे, और भारत से जो है गुड्स यहाँ से जो सामान थे दूसरे देश में बेचे जाते। वर्ल्ड वाइड का 50% डिमांड जो था भारत फिल करता था, लेकिन यही 50% डिमांड 1% डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है जब अंग्रेज जो है भारत को छोड़ता है। मतलब 1947 में 1% डिमांड भारत से बाहर की तरफ जाता। मतलब समझ रहे हो ना कि भारत को क्या किया अंग्रेज ने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया। पहले भारत में बुलियन आते थे, अब भारत से रुपया जाता है बाहर और भारत सामान दूसरे देश से खरीद रहा है, जिस वजह से हम लोग एक चिड़िया की तरफ बंद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि 5 कंट्री, यूरोपियन कंट्री भारत आए थे, मतलब 5 कंपनी आए थे, लेकिन अंग्रेज ने ही वेल एस्टेब्लिश एक कॉलोनियल बनाया, एक कॉलोनी बनाया भारत को, और सभी कंट्री नहीं बना पाए। साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने भी मतलब अंग्रेज से हार मिली उन लोग को, और भारत में वो लोग भी राज नहीं कर पाए, केवल अंग्रेज नहीं कर। इसका रीजन मैंने बहुत सारा बताया। मैंने बताया कि कैसे औरंगजेब के बाद जो है वैक्यूम ऑफ पावर, एक सेंट्रलाइज पावर का भारत में वैक्यूम हो जाता है।
हम लोग देखते हैं कि एक फ्रांस जो चाहता था कि भारत को कॉलोनी बनाना, लेकिन उसको भी कर्नाटक वार में बहुत अच्छी से हार मिलता है। साथ ही साथ वो अपना एम भी फोकस जो है वो चेंज कर लेता है, वो ब्राज़ील और अफ्रीका की तरफ चला जाता है। फिर मैंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी अंग्रेज में अच्छा था। मैंने ये भी बताया था कि अंग्रेज का जो कंपनी था उसको फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलते रहती थी। मैंने ये भी बताया कि भारत के राजाओं में, ठीक है, यूनिटी का अभाव था। भारत के लोगों में यूनिटी का अभाव। यहाँ के लोग नेशनल प्राइड को न मान करके रीजनल प्राइड को देखते थे, अपने रीजन को ही अपना देश समझते, जिस वजह से भी जो है अंग्रेज को हम लोग हरा नहीं पाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कुछ पॉलिसी भी अंग्रेज का ऐसा था जो मतलब बहुत ही चतुर पॉलिसी था, सब्सिडी एनाइज, मतलब लोग लालच में फंसा करके आराम से शासन करता था अंग्रेज। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया आपको कि सुपीरियर था, मतलब आर्म फोर्स सुपीरियर था, मिलिट्री पावर सुपीरियर था, वहाँ के आर्म्स सुपीरियर थे कंपेयर टू इंडियंस एवरेज अदर यूरोपियन कंपनी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आपने हमेशा सुना होगा कि भारत जो था एक ब्रिटेन का कॉलोनी था। क्या आपने कभी ब्रिटेन के लोगों से पूछा है, क्या आपने कभी ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट से पूछा है कि भारत सच में आप कॉलोनी था कि नहीं था? वहाँ के लोगों का क्या सोचना है, वहाँ के इकोनॉमिस्ट का क्या सोचना है? तो आज का टॉपिक यही है कि भारत कॉलोनी था कि नहीं था ब्रिटेन। ये मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इज कॉलोनी में मिथ, क्या कॉलोनी एक मिथ है? कॉलोनी की जो कहानी है कि भारत कॉलोनी था ब्रिटेन का, ये एक कहानी है, झूठी कहानी है क्या? तो इसी को मैं आज डिस्क्राइब करूंगा कि ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट का क्या प्रोस्पेक्टिव है और इंडियन इकोनॉमिस्ट का क्या प्रोस्पेक्टिव है, इस पर क्या सोचना है, इस पर इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। आप तो हमेशा सुने होंगे ना कि भारत जो था कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो उसी को आज हम प्रूव करेंगे कि कैसे भारत जो था कॉलोनी था ब्रिटेन का। और साथ ही साथ ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट की बातों को भी मैं बताऊंगा कि उसका कैसे कहना है कि ये एक झूठी कहानी है, कोई कॉलोनी नहीं था भारत। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये कॉलोनी होता क्या है, ये क्या होता है कॉलोनीज? तो देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है इम्पेरियलिज्म और एक होता है कॉलोनीज। कॉलोनी में क्या किया जाता है, किसी दूसरे, दोनों में जो होता है ना, किसी दूसरे कंट्री को टेक ओवर किया जाता है, उसको कैप्चर किया जाता है। दोनों में जो है पेरेंट कंट्री को बेनिफिट पहुंचाया जाता है। मतलब जैसे हमारे देश पे ब्रिटेन ने कब्जा किया, कैप्चर किया, तो क्यों किया? क्योंकि हमारे देश को शोषण करके अपने देश को बेनिफिट पहुंचाएगा। तो दोनों में, कॉलोनिज्म में भी और इंपेरियलिज्म में भी यही किया जाता है कि अपने पेरेंट कंट्री, मतलब जो फादर कंट्री है, उसको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। लेकिन जहाँ पे कॉलोनिज्म में हम लोग देखते हैं कि ये फिजिकली होता है, मतलब बाय वार के द्वारा होता है, डिप्लोमेसी एंड वार के द्वारा होता है। लेकिन इंपेरियलिज्म में जो है ऐसा नहीं होता है। इंपेरियलिज्म में जो है फिजिकल मीन्स का यूज नहीं किया जाता है। जहाँ पे आप कॉलोनीज में देखेंगे सेटलमेंट होता है, मतलब जैसे इंग्लैंड ने हमारे देश पे कैप्चर करके कॉलोनी बनाया, तो आप देखे होंगे कि ब्रिटेन के लोग यहाँ रहने आए। आप देखे होंगे कि फ्रेंच के लोग रहते थे पौंडीचेरी में। आप गोवा में देखे होंगे कि गोवा में पुर्तगीज रहते थे, पुर्तगाल के लोग रहते थे। तो जब भी किसी कंट्री को कॉलोनी बनाया जाता है तो वहाँ पे वहाँ की कंट्री के लोग यहाँ पे आके सेटल होते हैं। कॉलोनिज्म में ऐसा होता है, लेकिन इंपेरियलिज्म में ऐसा नहीं होता है। इंपेरियलिज्म बहुत पुराना वर्ड है, लेकिन आज के समय का जो वर्ड, आज के समय का नहीं कहा कि 100 साल पहले की बात अगर हम करें तो उस समय का वर्ड था कॉलोनिज्म। उस समय कॉलोनिज्म का प्रचलन था, और इंपेरियलिज्म उससे भी पहले का वर्ड है। कॉलोनिज्म को हम लोग इकोनॉमिस्ट में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जबकि इंपेरियलिज्म को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म का मतलब एक ही होता है कि अपने पेरेंट कंट्री को बेनिफिट पहुंचाना, शोषण करके, जिस तरह से हो अपने पेरेंट कंट्री को बेनिफिट पहुंचाना। तो भारत के इकोनॉमिस्ट का कहना था कि भारत को आपने कॉलोनी बना के रखा, और ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट का कहना था कि नहीं, ये झूठी कहानी। तो आज इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कैसे, क्या है दोनों का मतलब प्रोस्पेक्टिव। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट का क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या सोचना है, और हमारे देश के इकोनॉमिस्ट का क्या सोचना है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या कॉलोनी में एक मिथ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट को हमने बी आर लिखा है, ये ध्यान रखें। तो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट का क्या प्रोस्पेक्टिव था? नो कॉलोनी, कॉलोनी में एक मिथ है, एक छोटी कहानी है। जबकि इंडियन इकोनॉमिस्ट का कहना है नहीं, ये एक रियलिटी है, केवल कॉलोनी ही तो था भारत। आपने कॉलोनी बना के रखा था भारत को, आपने भारत को शोषण किया, क्योंकि कॉलोनी का मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट कंट्री को बेनिफिट पहुंचाना। तो इस दोनों पॉइंट को, दोनों लोगों की, मतलब ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट को और इंडियन इकोनॉमिस्ट की बातों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर। तो देखो, भारत के इकोनॉमिस्ट में बोला कि आपने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा टैक्स रखा।
तो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ने बोला हाँ ये तो सही बात है कि मैंने टैक्स रखा, क्योंकि लैंड रिवेन्यू जो होता है सोर्सेस था रुपया का, तो लैंड रिवेन्यू हमने बहुत ज़्यादा रखा, लेकिन उस रुपया को मैंने क्या किया, इससे हमने इन्वेस्टमेंट किया, रेलवे बनाया, टेलीग्राफ दिया आपको, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो आज आप देखते हैं कि जुडिशरी ऐसा है, लेजिस्लेटिव ऐसा है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा है, ये सब कहा कि हमने ही तो दिया है, उसी रुपया से तो हमने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है आपके देश में, रेलवे, टेलीग्राफ, इस सब का। तो भारत का इकोनॉमिस्ट का कहना था कि देखिए नहीं, आपने उस रुपया का इतना ज़्यादा टैक्स लिया ना लोगों से, गरीब लोगों से इतना ज़्यादा आपने टैक्स लिया ना कि भारत में पॉवर्टी आई, गरीबी आई, उससे फेमाइन आया, उससे डिजीज आया, उससे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जिसमें करोड़ों लोग मरे। मतलब आपके लैंड रिवेन्यू टैक्स जो होते थे 50 से 60% होते थे, 50 से 60% में इंसान मर जाता था। आपको पता होना चाहिए कि करोड़ों किसान, करोड़ों मतलब लोग मरे हैं फेमाइन की वजह से। तो भारत के इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना था कि आपने पूरे क्या किया कि रूरल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। रिवोल्ट में कितने लोग मर जाते थे क्योंकि आपने लैंड रिवेन्यू टैक्स ऐसा सिस्टम बना रखा था कि लोग मर रहे थे, पॉवर्टी आया भारत में, गरीबी, भुखमरी, ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया आपके टैक्स की वजह से। ऐसा गाना था इंडियन इकोनॉमिस्ट का। जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस से जो रुपया मिला उसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किया और साथ ही साथ हमने इन्वेस्टमेंट किया रेलवे और टेलीग्राफ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या बोला। तो देखो, ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था। ये एक लॉजिकल जवाब उन्होंने दिया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से सभी सामान सस्ते हो गए थे। इस वजह से आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाता। तो भारत के इकोनॉमिस्ट का कहना था कि देखिए, आपने हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय ही नहीं किया, आपने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट को मतलब मॉड्यूल को ही चेंज कर दिया। आपने भारत को एक रॉ मटेरियल का सप्लाई बना दिया और फिनिश गुड का जो है मार्केट बना दिया। मतलब क्या होता था कि भारत का रॉ मटेरियल मतलब सिल्क, कॉटन सब ले जाता था और वहाँ से कपड़ा बना करके भारत में आके बेच देता था। तो रॉ मटेरियल को ले जाकर के फिनिश गुड को यहाँ पे बेच देता था। आपने ऐसा कर दिया ताकि जो है अपनी कंट्री को मतलब इंग्लैंड को फायदा हो सके, न कि भारत को फायदा हो सके। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कैसे 50% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड को भारत फुलफिल करता था, भारत एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब अंग्रेज जो है आया उसके बाद उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया इस चीज़ को और जाते जाते 1% पे ला दिया 50% कि नहीं आया समझ में। इंग्लैंड ने बोला कि मैंने आपको इंग्लिश दिया है, इंग्लैंड के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने बोला कि मैंने आपको इंग्लिश दिया है जिससे पूरे देश में जो है एकजुट था, क्योंकि आप एक लैंग्वेज होने से क्या होता है पूरे देश में यूनिटी होता है थोड़ा। तो भारत के इकोनॉमिस्ट का क्या कहना था कि देखिए, आपने इंग्लिश जो दिया है वो अपने फायदे के लिए दिया है। मैं आगे बताऊंगा कि भारत के इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है इंग्लिश पे, लेकिन सबसे पहले उनका थोड़ा और देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपको इंडस्ट्री भी तो दिया है, कॉटन दिया है, जूट का इंडस्ट्री दिया है, स्टील इंडस्ट्री दिया है, कॉफ़ी इंडस्ट्री दिया है, ये सब मैंने दिया है। तो भारत के इकोनॉमिस्ट का कहना था कि नहीं, आपने 200 साल में केवल 5 इंडस्ट्री दिया, 5-6 इंडस्ट्री दिया, ये थोड़े होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, भारत की इंडस्ट्री को ख़त्म किया है और आपने भारत को एक मार्केट की तरफ बनाया है। आप बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, आपने अपने लोगों को बुला करके उसको जॉब में रखा। भारत के लोग को आप जॉब ही नहीं देते थे, आप उसको छोटा सा जॉब देते थे। अब जो आपके लोग आते थे उसको बड़ा सा जॉब देते और बड़ा सा सैलरी भी देते थे। आप इतना सैलरी देते थे, आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक जो था ना, मतलब अपनी कंट्री को, पेरेंटल कंट्री को बेनिफिट पहुंचाने जैसा था। मतलब बहुत ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी होता था। सैलरी के साथ साथ अगर वसूली करता था तो उस पर कमीशन भी मिलता था। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था जहाँ पे अपने कंट्री को बेनिफिट पहुंचाया जाता था। आप बात कर रहे थे रेलवे की, आपने रेलवे क्यों डेवलप किया, ताकि आप क्या कर सके, रॉ मटेरियल को पोर्ट तक ला सके। मतलब गाँव सब में जो मतलब डिस्टेंस में जो रॉ मटेरियल था उस सब को रेलवे से आपको उठा करके पोर्ट तक ला करके अपने इंग्लैंड में भेज सके। इसीलिए आपने रेलवे का विकास किया। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो होता था ना, इंडियन को नहीं किया जाता। मतलब इंडियन को कहा जाता था कि आप रेलवे में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नॉट परमिटेड, उसको परमिशन नहीं मिलता था कि इंडियन लोग को रेलवे में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट करता था उसको 2 बेनिफिट मिलता था। एक तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ अगर रेलवे को प्रॉफिट होगा तो उसमें शेयर भी मिलता था। इसीलिए कहा जाता था कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो था लॉटरी के समान था। लेकिन भारत को नहीं किया, भारत के लोगों को नहीं करने देता था इन्वेस्टमेंट। रेलवे में इन्वेस्टमेंट केवल अंग्रेज लोग करते थे। एक लॉटरी होता था रेलवे में इन्वेस्टमेंट।
तो आपने इससे फायदा किसको पहुंचाया है? अपने ही कंट्री को पहुंचाया है, ना कि हमारे कंट्री को। आपने रेलवे का इस्तेमाल रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करने में, साथ ही साथ जो गांव देहात के लोग होते थे उस लोगों को आपने मतलब सामान पहुंचाने के लिए मार्केट की तरफ, मतलब रूरल इकोनॉमी को आपने, सेल्फ सफिशिएंट जो होता था रूरल इकोनॉमी, उसको आपने डिस्ट्रॉय किया। आप अपने सामान ले जा करके उस छोटे से गाँव में देहात में आपने बेचना स्टार्ट किया। आपने मार्केट क्रिएट किया रेलवे के इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया। कि नहीं आया समझ? तो रेलवे का विकास आपने इसलिए किया, न कि हमारे लिए किया रेलवे का भी। जहाँ तक बात कर रही थी इंग्लिश का, इंग्लिश पे भारत के इकोनॉमिस्ट का कहना था कि आपने इंग्लिश का इंट्रोड्यूस हमारे लिए नहीं किया था, आपने इंग्लिश का इंट्रोड्यूस इसीलिए किया था ताकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा से चल सके, आप अच्छा से जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, भारत का शोषण अच्छा से कर सके। आपने भारत के लोगों में ब्राउन इंडियन का खोज किया, मतलब ब्राउन इंडियन बनाना स्टार्ट किया। लोग को ब्राउन इंडियन, आप कहोगे सर ये ब्राउन इंडियन क्या होता है? देखो, ब्राउन इंडियन एक ऐसा माइंड होता है, मतलब एक ऐसा इंसान हुआ जो दिखने में तो इंडियन है लेकिन उसका दिमाग ब्राउन हो चुका है, मतलब दिमाग इंग्लैंड की तरह का हो चुका है। अब वो ब्रिटिश थॉट का, मतलब ब्रिटिश की तरह सोच रहा है, नहीं है, ब्रिटिश के सब कुछ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपने ब्राउन इंग्लिश का इस्तेमाल करके ब्राउन इंडियन भारत में बनाया ताकि आपका ब्रिटिश रूल जो है अच्छा से चल सके, लोग एक्सेप्ट कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। नहीं आया समझ में? आपने कल्चरल गैप को, इंग्लिश का इस्तेमाल करके कल्चरल गैप को कम किया ताकि आपके सामान से भारत में मार्केट में बिक सके। तो ये कितना अच्छा सेंटेंस है ये, कि इंग्लिश का इस्तेमाल ब्रिटिश इसीलिए कर रहा है ताकि भारत में जो, देखो हम लोग का थॉट अगर पुराना, मतलब हम लोग का थॉट अपने कल्चर की तरह होता, हम लोग रामायण महाभारत गीता इस तरह का सोचते। हम लोग लक्स का साबुन नहीं लगाते क्योंकि हम लोग में, मतलब कहीं भी कल्चर में ये नहीं लिखा है कि मतलब खुशबू ये होना चाहिए लक्स तक। तो ये लक्स 10 रुपये का साबुन मतलब इंग्लैंड ने ही लाया था, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबू की तरह का होता है, लेकिन उससे क्या मतलब हार्मफुल होगा ये नहीं दिखाया गया। बस ये मतलब ब्रिटिश कल्चरल गैप को कम करने के लिए, यहाँ के लोगों को बहलाने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया, कल्चरल गैप को कम किया गया ताकि ब्रिटेन का सामान सब यहाँ पे अच्छा से बिक सके। इसीलिए आपने इंग्लिश का इंट्रोड्यूस किया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्रीकल्चर को, कैसे रेलवे का इस्तेमाल किया, कैसे इंग्लिश का इस्तेमाल किया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देकर के अपने कंट्री को बेनिफिट पहुंचाता था। इसीलिए भारत के इकोनॉमिस्ट ने बोला ये फुल्ली जो था क्या था, कॉलोनी था। नहीं आया समझ में? जबकि ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट जो उन्होंने जो प्रूफ दिया उससे नहीं ऐसा कोई मतलब प्रूफ हो पाता है कि कॉलोनी नहीं था भारत। श्योरली भारत जो था एक कॉलोनी ही था। नहीं आया समझ में? आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि भारत कैसे कॉलोनी था इंग्लैंड का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूरोपियन कंट्री ने भारत का डिस्कवरी क्यों किया। आप हमेशा सुने होंगे कि वास्को डी गामा जो था उन्होंने जो है भारत की खोज की। तो आज इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्या सच में यूरोपियन कंट्री ने भारत की डिस्कवरी किया था? अगर किया था तो क्यों किया था डिस्कवरी? आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत देश था ना, ऐसा नहीं है कि भारत देश को कोई जानता नहीं था तो उसका डिस्कवरी किया, नहीं, ऐसा नहीं था। जो यूरोपियन कंट्री ने जो भारत का डिस्कवरी किया ना, वो एक सी रूट का डिस्कवरी किया। लैंड रूट से तो हमको सब जानता था, सभी कंट्री से हमारा व्यापार होता था, मतलब इटली रोम की बात कर रहा हूँ मैं, उस सबसे हमारा पहले से व्यापार होता था, सभी कंट्री से व्यापार होता था। तो यहाँ डिस्कवरी नहीं हो रहा है, यहाँ सी रूट का डिस्कवरी हो रहा है, मतलब समुद्र के द्वारा कैसे भारत की ओर जाएंगे इसका डिस्कवरी किया जा रहा है। तो आज का क्वेश्चन यही है कि यूरोपियन ने भारत का सी रूट का डिस्कवरी क्यों किया, क्या इसके पीछे उस लोग का मकसद था? क्योंकि आप देखते हैं ना कि वो लोग हमारे देश आते हैं और हमारे देश को कॉलोनी बना लेते, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या सच में पहले से माइंडसेट उसका ऐसा था? ऐसा तो नहीं था कि मतलब पहले से वो मोड बना के आए थे कि भारत को कॉलोनी बनाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उन्होंने ट्रेड करने के लिए ही आए थे, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि मतलब ऐसा सर्कमस्टांसेस भारत में हुआ, उन्होंने क्या उसका फायदा उठाया और एक पॉलिटिकल पावर के रूप में खुद को डेवलप किया। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाई डिड यूरोपियन वांट टू डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया। इंडिया के समुद्र के रास्ते का खोज यूरोपियन क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, अभी देखो भारत का मैंने बताया कि लैंड रूट से सभी देश के साथ व्यापार होता था, बाई रोड सभी देश के साथ व्यापार होता था, लेकिन समुद्र के द्वारा रास्ता जो है यूरोपियंस को नहीं पता था। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहा कि सर ये यूरोपियन करना क्यों चाहते हैं हमारे देश में, हमारे देश का डिस्कवरी क्यों करना चाहते हैं, हमारे देश का सी रूट का डिस्कवरी क्यों करना चाहते हैं। तो मैं 5 पॉइंट इसमें बताऊंगा, 5 रीजन बताऊंगी कि वो लोग क्यों डिस्कवर करना चाहते हैं।
देखो मेरा एम जो है वो है कि मतलब बाई क्वेश्चन के द्वारा आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँ, ठीक है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। जो सबसे पहला रीजन है कि उन्होंने डिस्कवर क्यों किया, तो देखो सबसे पहला रीजन है हेजिमोनी ऑफ अरबिक एंड इटालियन ट्रेडर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे देश में जो सामान सब जो जाकर के यूरोप में बिकते थे ना पहले, वो क्या होता था कि हमारे देश से सामान को पहले क्या करते थे अरबिक लोग, जो अरबिक लोग होते थे मतलब टर्की ईरान के लोग होते थे, ये जो थे सामान को उठाते थे और उठा करके टर्की के थ्रू जो है इटली पहुंचाते थे, और इटली में फिर उस सामान को इटली में ले करके इटली का जो ट्रेडर होते थे, इटली का जो व्यापारी, वो पूरे यूरोप में होते थे। अब देख से जो सामान भारत से जा रहा है मेन रोल हो रहा है, एक हो रहा है अरबिक ट्रेडर का, एक हो रहा है इटालियन ट्रेडर का, कि जहाँ कंपटीशन केवल दो लोग का है, मतलब दो ही लोग इसमें भागीदारी है, मतलब एक इटली के ट्रेडर है और एक कौन है कि अरबिक ट्रेडर। इस वजह से क्या होता था कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम से, इस वजह से क्या करते थे ये दोनों लोग अरबिक और इटालियन ट्रेडर्स जो थे, इटालियन के व्यापारी जो थे, ये सामान को बहुत ज़्यादा प्राइस को हाइक करके बेचते थे, मतलब सामान को बहुत बढ़ा के बेचते थे। यूरोप पहुँचते पहुँचते उस सामान का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता था। इस वजह से यूरोपियन परेशान थे। ओके सर, ये कौन सा सामान था जो यूरोपियन को इतना जरूरी था जो भारत से ले जा रहा है वापस? आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में 6 महीने तक ठंडा रहता है, यूरोप में 6 मंथ तक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है। अगर इतना कोल्ड रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कोई भी जो है फसल अच्छा से नहीं होगा, फसल अच्छा से नहीं होगा तो वहाँ फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा बहुत दिनों तक। खाना को प्रिजर्व करके रखने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है, तो स्पेशली जो है मसाला ट्रेड जो है ना, स्पाइसेस ट्रेड बहुत ज़्यादा नेसेसरी था यूरोपियंस के लिए, क्योंकि खाना को प्रिजर्व करके रखना था, क्योंकि ठंडा बहुत होता था यूरोप में। तो क्या होता था, इसी स्पाइसेस ट्रेड वहाँ यूरोप पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाता था। इससे यूरोपियन लोग जो थे, यूरोप के सभी कंट्री जो थे परेशान थे। वो चाहते थे कि भारत का एक ऐसा रोड का खोज हो, ऐसा सी रूट का खोज हो, क्योंकि देखो आप यूरोपियन सब हमेशा समुद्र के बगल में बसा हुआ कंट्री है, तो समुद्र के बगल में बसा हुआ कंट्री है, तो लोग चाहते थे कि सी रूट का खोज हो जाएगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट इंडिया से सामान खरीद सकते हैं, तो फिर ये इटली के और अरब के ट्रेड पे डिपेंड रहना नहीं होगा। तो इसीलिए चाहते थे। पहला रीजन क्या था, हेजीमोनी ऑफ इटली एंड इटालियन एंड अरबिक ट्रेडर्स। ये दोनों लोग का हेजीमोनी था, इसी दोनों लोग पे निर्भर था। यही दोनों लोग जो थे प्राइस को हाइक करके बेचते थे यूरोप में, जिस वजह से यूरोप के लोग परेशान, हेजीमोनी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रीजन क्या था कि देखो एक जो आती जो तुर्की है, जिसे पहले टर्की बोला जाता था, आज उसका नाम तुर्की हो गया। आप देखे होंगे कि भारत के ऊपर ईरान और ईरान के उस साइड जो है टर्की आता है। तो जो टर्की में जो मेन पॉइंट था, मतलब हम क्या बताए थे कि भारत से सामान पहले टर्की जाता था और टर्की से इटली जाता था, इटली पूरे यूरोप में बेचते थे। तो अभी टर्की में जो आज के समय में जो इस्तांबुल शहर है ना, जो टर्की की राजधानी है ना, उसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल्स बोला जाता। तो 1453 में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे जो है ऑटोमन एम्पायर जो है कब्जा कर लेते हैं। ऑटोमन एम्पायर एक पूरा मुस्लिम मतलब जो टर्किस जो थे, ऑटोमन टर्किस जो थे, वो पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल पे अधिकार कर लेते हैं और वो ट्रेड को रोक देते हैं। कहते हैं कि इंडिया से कोई ट्रेड इधर से इधर नहीं होगा, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट का ट्रेड नहीं होगा। आपको ऐसा क्या, देखो हमें उस समय ना मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन था, क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन। मैं एक रीज़न ये भी आपको बताऊंगा कि टेंशन जो था बहुत हाई था इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है टर्की के शहर इस्तांबुल को, जिससे होकर के भारत की सामान यूरोप तक पहुंचता था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्किश ऑटोमन एम्पायर जो है, ऑटोमन सुल्तान महमूद सेकेंड जो थे, इन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया और ब्लॉक कर दिया ट्रेड विथ इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड को। अभी देखो ट्रेड अगर ब्लॉक हो जाएगा ना तो यूरोपियन तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को स्पाइसेस नहीं मिलेगा, तो वो लोग खाना क्या खाएंगे। इस वजह से भी जो है मतलब थोड़ा मोड़ा ट्रेड होता था, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब इस वजह से भी यूरोपियन परेशान थे, क्योंकि जैसे ही मतलब ऑटोमन एम्पायर के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल्स को कैप्चर कर लिया गया और मतलब जो ट्रेड था इंडिया के साथ, ईस्ट के साथ, वो बहुत ज़्यादा बाधित हो गया। तो यूरोपियंस परेशान हो गए, उनको लगा कि नहीं इस ऐसे रास्ते से तो होगा नहीं, और दूसरा रास्ता हम लोग को डिस्कवर करना होगा। तो दिस इज द मतलब ये एक मेन रीजन है कि कॉन्स्टेंटिनोपल्स पे जो है कैप्चर किया गया ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। इसको एक मेन रीजन के रूप में देखा जाता है कि यही रीजन था कि जो यूरोपियन ने सी रूट का खोज किया भारत। नहीं आया समझ? ऐसा नहीं है कि देखो भारत का खोज डायरेक्ट नहीं हो गया। आपको पता होगा पहले बार्थोलोमियो डियाज जो थे, पहले वो पुर्तगाल से आए थे भारत को खोज करने के लिए। लेकिन वो क्या, अभी देखो भारत का खोज कैसे हुआ है,
तो आप ध्यान से देखो कि ये पुर्तगाल स्पेन सब कहाँ पे है। ये हमेशा देखो कि अफ्रीका के ऊपर है। तो अफ्रीका से होते हुए नीचे से होके एक कैप ऑफ गुड होप आता है, उससे होकर के भारत का खोज हो रहा है। तो सबसे पहले पुर्तगाल के एक नाविक थे, पुर्तगाल के एक नेविगेटर थे जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। उन्होंने सबसे पहले जो है भारत के लिए निकला कि भारत का खोज करेंगे, लेकिन वो जो है कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका तक आते आते जो है वो उसको उसके बाद लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वास्को डी गामा जो है भारत को अफ्रीका होते हुए मतलब अफ्रीका के साइड से होते 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 केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया का खोज करता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि मतलब आप दो रीजन समझ गए ना कि मतलब भारत का खोज क्यों किया जा रहा है। सबसे पहला रीजन था कि सर इटली के ट्रेडर्स और अरब के ट्रेडर्स ये दोनों अपना क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, जिससे क्या होता था वहाँ पहुँचते पहुँचते यूरोप पहुँचते पहुँचते भारत का सामान बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाता था, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाता था, जिससे परेशान थे। मतलब यही दोनों के हेजीमोनी चलता है। दूसरा मैंने बताया कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एक मेन रीजन था कि जो टर्की का जो शहर है इस्तांबुल, उसे कॉन्स्टेंटिनोपल्स कहा जाता था, उस पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया और ऑटोमन एम्पायर ने ईस्ट के साथ ट्रेड को बाधित कर दिया, जिस वजह से यूरोपियन परेशान हो गए। उनको लगा कि एक और सी रूट खोजना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सी रूट का डिस्कवर किया। जो तीसरा रीजन है वो है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ वेस्टर्न कंट्री। आप ध्यान से देखिए कि वेस्टर्न कंट्री को देखिए, मतलब यूरोपियन कंट्री को आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि सर ये वेस्टर्न कंट्री के बगल में तो केवल समुद्र ही समुद्र है। यस, ये पूरा समुद्र से घिरे हुए हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है सब समुद्र में, मतलब समुद्र के बगल में है, मतलब समुद्र से सटे हुए हैं। अभी देखो जिसके बगल में समुद्र होगा तो वो क्या चाहेगा, वो तो समुद्र के बारे में डिस्कवर कोशिश करेगा ना कि हम इस कंट्री से इस कंट्री वाया सी रूट जाए। तो ये भी एक रीजन था कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्री जो था पूरे सराउंडेड वाटर है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इससे उस लोग का मोबिलिटी जो था यहाँ से वहाँ जाना उस लोग के लिए बहुत कठिन होता था, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना कठिन होता था। इसीलिए वो लोग कोशिश करते रहते थे कि मतलब हम लोग एक बड़ा शिप का निर्माण करें, हम नेविगेशन टेक्नोलॉजी का मतलब डिस्कवरी करें। तो आप देखते हैं कि इसमें दो कंट्री स्पेन और पुर्तगाल जो है लीड रोल में रहते हैं। स्पेन और पुर्तगाल में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और ये दोनों ने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास जो कि समुद्र में मतलब जाने के लिए ज़रूरी होता है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी है जिससे आपको पता चलता है डायरेक्शन के बारे में कि समुद्र में आप कहाँ पर आए कहाँ जा रहे हैं। और बिग शिप का जो है डिस्कवरी किया कौन, पुर्तगाल और स्पेन ने। आपको पता होगा पुर्तगाल और स्पेन ने पूरे वर्ल्ड को दो भाग, इस दोनों ने सब कंपास और शिप का और पूरे वर्ल्ड को दो भाग, मतलब आप जानते हैं ना कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बीच में अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन को बीच से ईस्ट की तरफ होगा पुर्तगाल का होगा, पुर्तगाल डिस्कवर, और जो वेस्ट उसको स्पेन डिस्कवर। आप देख सकते हैं कि स्पेन के नाविक, स्पेन के नेविगेटर जो बस उन्होंने यूएसए का खोज किया, क्योंकि अटलांटिक ओशियन से वेस्ट में अब यूएसए मिलेगा। और हमारे देश की तरफ कौन आ गया, पुर्तगाल के नेविगेटर जो कि वास्को डी गामा थे। कि नहीं आया समझ? तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ यूरोप का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन था ना वो भी ऐसा था ना कि उसे मतलब मजबूर किया कि आप शिप बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों भारत की खोज की गई यूरोपियंस के द्वारा, क्योंकि वो नेविगेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो तीसरा रीजन ये हो गया। जो थर्ड रीजन था वो था रिनेसेंस इन यूरोप। मतलब यूरोप में क्या हुआ था, पुनर्जागरण हो गया था। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, एक फिर से जगना। मतलब वहाँ के लोग सब जो है ना, मतलब वो लोग मतलब मिडिल एज से मॉडर्निटी की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। मॉडर्निटी मतलब सब कुछ में मॉडर्निटी, मतलब वहाँ ह्यूमनिज्म का विकास होने लगा, साइंटिफिक इन्वेंशन होने लगा, रिलीजियस रिफॉर्म होने लगा, बड़े बड़े शिप का निर्माण होने लगा, मैप और सी ट्रेड कैसे करना, इस सब का डेवलपमेंट होने लगा। तो इसी के लिए आप देखते हैं कि जो स्पेन और पुर्तगाल जो है मेन लीड में होते हैं, और ये दोनों जो है पूरे वर्ल्ड को ईस्ट वेस्ट में बांट करके पुर्तगाल जो है वो ईस्ट की तरफ का खोज डिस्कवरी स्टार्ट करता है, और जो स्पेन है वो वेस्ट की तरफ का डिस्कवरी स्टार्ट करता है। तो इसी समय में जो है यूरोप में क्या आ गया है, पुनर्जागरण आ गया। तो यूरोप में रिनेसेंस के आने से क्या होता है, सब कुछ का डेवलपमेंट मतलब मॉडर्निटी की तरफ यूरोप में स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या देखते हैं कि मतलब सी टेक्नोलॉजी, सी में ट्रेड कैसे करना है, तो उसका टेक्नोलॉजी सबका मैप बनना स्टार्ट हो गया, नेविगेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गया, बड़े बड़े शिप का निर्माण होने लगे। इस सब से भी जो है ये भी रीजन है कि मतलब भारत का डिस्कवरी किया गया इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है रिनेसेंस आ गया था यूरोप में, ठीक है। जो फिफ्थ रीजन है वो है कि पेइंग टैक्स टू एनिमी दैट इज मुस्लिम। क्या होता था कि मैंने आपको पहले ही बताया था
कि रेनेसांस आने से रिलीजियस रिफॉर्म भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमेशा क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में, क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में टेंशन बना रहता था, वेरी टेंशन बिटवीन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। इसीलिए जो था, आप देख सकते हैं कि जो इस रोड के द्वारा जो हमारे देश से व्यापार होता था, तो किसके द्वारा होता था? अरब और इटालियन के द्वारा। अरब जो था पूरा इस्लाम था। इस वजह से क्या होता था कि अरबी के लोगों को टैक्स देना पड़ता था ना, क्योंकि भारत से जो सामान गया यूरोप में, तो उसमें सबसे पहला तो भारत से सामान कौन खरीदा? अरब ने खरीदा। अरब ने क्या किया? अरब ने टर्की से होकर के इटली को सामान दे दिया। तो जब इटली को दे रहा होगा तो अरब ने अपना टैक्स भी उसमें ऐड किया होगा ना, अपना अरब ने टैक्सेज मतलब अपना उस पर लेवाई किया होगा। उसके बाद मतलब कि उससे क्या होता था कि मतलब देखो क्या हो रहा है, फाइनली यूरोप के लोग जो है ना किसको टैक्स दे रहे हैं? इस्लाम धर्म के लोगों को दे रहे हैं। तो पेइंग टैक्स टू इनमी, और इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में हम टेंशन था उस समय, बहुत ज़्यादा टेंशन। तो अपने इनमी को टैक्स दे रहा था। इस वजह से भी यूरोप के लोगों में मतलब गुस्सा था कि हम लोग अपने इनमी को ही टैक्स दे रहे हैं, मतलब इस्लाम धर्म वाले लोगों को हम लोग टैक्स दे रहे हैं। इस वजह से भी देखा जाता है कि भारत का डिस्कवरी किया गया, मतलब भारत के सी रूट का डिस्कवरी किया गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत का डिस्कवरी क्यों किया गया। मैंने आपको 5 रीजन बताया कि इस वजह से भारत का डिस्कवरी किया गया। तो मैंने आपको पहला रीजन बताया कि हेजीमोनी ऑफ इटालियन एंड अरबिक ट्रेडर। इन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत का जो व्यापार करते थे, अरब के लोग सामान को ले जा करके इटली के लोग को देते थे, इटली पूरे यूरोप में अपना सामान को बेचते थे। तो यही दोनों लोग थे, यही 2 लोग ही थे। इस वजह से क्या होता था, प्राइस हाइक हो जाता। ये दोनों अपना मनमानी करते थे, हेजीमोनी था इन दोनों का, ठीक है, हेजीमोनी ऑफ अरबिक। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंटिनोपल्स का गिरना। कॉन्स्टेंटिनोपल्स का फॉल क्या हो गया, तो आपको मैंने बताया कॉन्स्टेंटिनोपल्स पे ऑटोमन एम्पायर महमूद सेकेंड ने जो है इसको कब्जा कर लिया और उन्होंने ईस्ट के साथ जो है ट्रेड को बंद करवा दिया। तीसरा रीजन मैंने बताया कि देखो यूरोप के कंट्री सब जो है ना, ये सब समुद्र से घिरे हुए हैं। तो अगर जो समुद्र से घिरे होंगे तो वो इधर से उधर जा नहीं सकते, ज़्यादा मोबिलिटी होगा नहीं, हुआ उसको जाने में कठिनाई हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि सी रूट का डिस्कवर करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगा उसको सी का टेक्नोलॉजी, सब नेविगेशन टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, बड़ा बड़ा सीप होगा। तो उसके लिए आप देखते हैं कि रिनेसेंस पीरियड भी आ जाता है यूरोप में पुनर्जागरण हो जाता है। तो वहाँ के लोग सब जो है माइंड डेवलप हो जाते हैं, वो लोग जो है साइंस का डिस्कवर करना स्टार्ट करते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट करते हैं, ह्यूमैनिटीज का विकास करते हैं। और फिफ्थ रीजन मैंने आपको बताया कि फिफ्थ रीजन में जो है टैक्स जो किसको दे रहा है, तो देख रहे हैं कि आप जो ट्रेड हो रहा था शुरू में लैंड के द्वारा, जो मतलब रोड के द्वारा जो हो रहा था ट्रेड, उसमें टैक्स किसको जा रहा था? इस्लाम धर्म के लोगों को जा रहा था। तो पेइंग टैक्स टू मतलब इनवी को टैक्स जा रहा था। ये भी एक रीजन दिया जा सकता है कि भारत का खोज क्यों किया गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। थैंक यू एवरीवन। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि यूरोपियन कंपनी से भारत क्यों आए थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत आए थे, कब आए थे, और उसमें से एक यूरोपियन कंपनी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पुर्तगीज को डिस्कस करेंगे मेनली। जो है आपको पता होना चाहिए कि भारत में 5 यूरोपियन कंपनी आए थे। पहला जो था वो पुर्तगाल था, जो कि 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो 1498 में पुर्तगीज आए थे। दूसरा कंट्री जो यूरोपियन कंट्री भारत में आया उसका नाम था डच। ये 1602 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है और भारत में 1605 में आती है। उसके बाद जो है इंग्लिश, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी, उसका कंपनी का निर्माण 1600 में होता है, जबकि कंपनी आती है 1608 में। जो फोर्थ कंपनी है वो है डेनिश कंपनी, जो कि डेनमार्क की कंपनी है, जो 1616 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है और 1620 में आती है। जो लास्ट कंपनी है वो फ्रेंचेज है। उन्होंने 1664 में कंपनी एस्टेब्लिश किया था, गवर्नमेंट कंपनी था ये, और 1668 में भारत आए थे। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो था पुर्तगीज को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो पुर्तगीज था ना, वो 1498 में जो वास्को डी गामा ने भारत का डिस्कवर किया है उसके साथ आया था भारत, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्कवरी कैसे हो गया। इतनी आसानी से डिस्कवरी थोड़े होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि देखो यूरोप में दो कंट्री जो थे, एक स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों सटा हुआ कंट्री है। स्पेन और पुर्तगाल जो है वो ज़्यादा डेवलप हुए नेविगेशन के क्षेत्र में। तो नेविगेशन के क्षेत्र में स्पेन और पुर्तगाल ने अटलांटिक ओशियन से लेकर के ईस्ट और वेस्ट में वर्ल्ड को 2 भाग में बांट लिया। ईस्ट के तरफ के हिस्से का जिम्मेदारी पुर्तगाल को मिला और वेस्ट के तरफ के हिस्से का अटलांटिक ओशियन के मिड से ईस्ट के तरफ का जिम्मेदारी किसको मिला? पुर्तगाल को मिला। और वेस्ट के तरफ का जिम्मेदारी किसको मिला? स्पेन को मिला।
तो जो पुर्तगाल जो है ईस्ट की तरफ जाएगा, तो इसीलिए वास्को डी गामा आप देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन से ईस्ट की तरफ इंडिया का डिस्कवर करता है, जबकि स्पेन का नाविक, स्पेन का नेविगेटर जो है कोलंबस, वो किसका डिस्कवरी करता है, तो वेस्ट की तरफ यूएसए का डिस्कवरी करता है। 1492 में यूएसए का डिस्कवरी कोलंबस ने किया था, जो कि स्पेन का एक नेविगेटर था। और 1498 वास्को डी गामा जो भारत की खोज करती है, वो एक पुर्तगाल का डिस्कवरी था। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों मतलब वास्को डी गामा ही पुर्तगाल का डिस्कवरी करता है। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन कि सर ये नेविगेशन जो किया, इसमें किसी का और भी रोल था? यस, आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल का उस समय जो राजा था ना, उसका नाम था मैनुअल प्रथम। कौन था? मैनुअल फर्स्ट था। ठीक है, मैनुअल फर्स्ट किंग था। और जो प्रिंसेस था ना, उसका नाम था हेनरी। इसको हेनरी द नेविगेटर का टाइटल है, इसको नाम को बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर, क्योंकि इसको ना नेविगेशन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसको नेविगेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना, सी रूट के द्वारा दूसरे कंट्री का डिस्कवर करने का बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए इसे बोला जाता था हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने ही, इनको बहुत इंटरेस्ट था नेविगेशन का, इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे नेवी कॉलेजेस की स्थापना की थी। उसी कॉलेज में जो है ट्रेंड किया जाता था कि कैसे किसी कंट्री को डिस्कवर करना है, सी रूट का डिस्कवरी करना है। उसी में दो स्टूडेंट जो थे, एक बार्थोलोम्यू डियाज और एक वास्को डी गामा, ये दोनों भी उसी कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे थे। इन्होंने, बार्थोलोम्यू डियाज ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है 1488 में। ये भी भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये दक्षिण अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका तक, मतलब अफ्रीका के साइड से होते होते दक्षिण अफ्रीका तक आए, जहाँ पे केप ऑफ गुड होप होता है, उस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप। वहाँ तक आकर के उसको लगा अब हम नहीं कर पाएंगे भारत का डिस्कवरी, तो वो वहाँ से रिटर्न हो गया। जो फर्स्ट प्रयास था, जो पहला प्रयास था, वो किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था 1488 में। ये केप ऑफ गुड होप से होकर रिटर्न हो गए। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अभी जो सेकेंड प्रयास है ना, वो है वास्को डी गामा, और ये सक्सेस करता है। ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए अब्दुल माजिद नाम का एक व्यापारी था, जो कि गुजरात का एक व्यापारी था, इसके हेल्प से भारत तक पहुंचता है। और आपको पता होना चाहिए कि 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत के कालीकट, जो कि कोझिकोड केरला, आज उसका नाम कोझिकोड केरला में पड़ता है, हो गया है, तो वहां पे पहुंचा वास्को डी गामा। अब्दुल माजिद ने हेल्प किया था। और जो उस समय कालीकट, जो मतलब ये जो कालीकट का राजा था, जमोरियन उसे बोला जाता था, जमोरिन बोला जाता था, जिसका एक्चुअल नाम मनु विक्रमा प्रथम था, वो कि एक ब्राह्मण था। ठीक है, तो इन्होंने जो है उसका वेलकम किया था वास्को डी गामा को। ठीक है, आप कहोगे सब पूरे दिल से वेलकम किया था, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है ट्रेड अरबी लोग कर रहे हैं, अरब के लोग कर रहे हैं, और अरब के लोग भारत से सामान को लैंड रूट के थ्रू इटली तक पहुंचाते हैं, और इटली वाले पूरे यूरोप में पहुंचाते हैं। अब इस लोग को तो खराब लगेगा ना, अरब के लोगों को बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा कि अब पुर्तगाल डायरेक्ट आ गया है, अब धीरे धीरे यूरोप का तो पूरा वही कर लेगा, तो इस लोग को प्रॉफिट नहीं होगा अरबी लोग। तो इसीलिए हमेशा हम लोग देखते हैं कि अरब के लोगों और पुर्तगाल के लोगों के, मतलब पुर्तगीज के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहा है, लड़ाई होते रहे। उसमें से मैं 2 वार की भी बात करूंगा कि 2 बैटल भी हुआ था दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखो जमोरिन ने वेलकम तो किया था, लेकिन पूरे दिल से नहीं किया था, क्योंकि उसको भी पता था कि अब पुर्तगीज अगर यहाँ आ गया तो अब कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अरबी और पुर्तगीज के बीच में, और उसमें हमारा भी लॉस होगा। लेकिन फिर भी ट्रेडिंग से राजा को भी मुनाफा होता था ना, इसीलिए उन्होंने रोका नहीं। ठीक है, मतलब पुर्तगीज को रोका नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि सर वास्को डी गामा जो आया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था, यहाँ से सामान ले जाकर के यूरोप में बेचा था। यस, आपको पता होना चाहिए ब्लैक पीपर जो था, उसका क्रेज बहुत ज़्यादा यूरोप में था। मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि यूरोप में क्यों जो है मसाला की ज़रूरत है। तो मैंने बताया था प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब फूड को प्रिजर्व, क्योंकि 6 महीना तक ठंडा रहता है, इसीलिए फूड को प्रिजर्व करने के लिए मसाला की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से बहुत सारे मसाले ले गए थे वास्को डी गामा, और 60 गुना मुनाफा हुआ था जब यूरोप में उसे बेचे थे। तो ठीक है, जबकि यही ट्रेड अगर सी रूट के नहीं होकर के, अगर ये मतलब लैंड रूट से होता ना, तो उसमें अरब के ट्रेडर का टैक्स हो जाता, फिर इटली के ट्रेडर्स का टैक्स होता, वो बहुत महंगा हो जाता था यूरोप जाते जाते। इसीलिए बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था वास्को डी गामा जब गया था वहाँ से, यहाँ से, तो वहाँ जब जाके बेचा था। ये समझ में आ गया आपको? ये भी समझ में आ गया कि पुर्तगीज और अरब के बीच में क्यों मतलब डिस्प्यूट होगा, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पुर्तगीज का फैक्ट्री सब है वो कहाँ कहाँ थे। याद रखना, फैक्ट्री जो था पहला उन्होंने कालीकट में लगाया था, 1498 में आया था, तो कालीकट में पहला फैक्ट्री, दूसरा कोल्लम में, तीसरा कोचीन में, और चौथा गोवा में लगाए थे। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग कि यूरोपियन कंपनी में से सबसे पहला कंपनी जो भारत आती है 1498 में पुर्तगीज कंपनी आती है।
वहाँ के राजा मैनुअल प्रथम थे, और जो प्रिंसेस था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उसी ने जो है वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा था। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है अफ्रीका केपो गुड होप आते रिटर्न हो गया था, लेकिन वास्को डी गामा ने इंडिया का डिस्कवरी किया था। वास्को डी गामा कालीकट कोचीन में पहुंचा था, कालीकट केरला में पहुंचा था, जिसका नाम आज कोझिकोड है, ठीक है। वहाँ पे उसको जमोरियन राजा थे, उन्होंने वेलकम किया था, जमोरियन राजा ने। इसको रास्ते में अब्दुल माजिद ने हेल्प किया था, ये याद रखना है। ब्लैक पीपर को यूरोप में यवन प्रिया बोला जाता है, यवन प्रिया, समझ में आ गया। ओपियम लाइक क्रेज, मतलब जिस तरह से अफीम का क्रेज होता है उस तरह का क्रेज था ब्लैक पीपर का यूरोप में। यहाँ से जब ले जाकर के सामान को बेचा था 60 गुना मुनाफा हुआ था। जब पुर्तगीज कंपनी यहाँ पे मतलब देखा कि 1-2 साल हो गया, उसके बाद उसने गवर्नर पुर्तगीज जो है गवर्नर भारत में आना स्टार्ट हो गए। तो हम लोग अब गवर्नर को पढ़ेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जो है पुर्तगीज गवर्नर भारत आए थे, ठीक है, और उन्होंने क्या सब किया था, कौन सा पॉलिसी सब लाया। तो देखो सबसे पहला गवर्नर जो पुर्तगीज गवर्नर आया था ना, उसका नाम था फ्रांसीसी डे अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसीसी डे अल्मीडा था उसका नाम, ठीक है, सबसे पहले। इसका जो सेशन रहा 1505 से लेके 1509 तक रहा है। इन्होंने पॉलिसी जो लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मानना था कि अगर पूरे सी को अगर कैप्चर कर लोगे ना तो तुम ही सक्सेस कर पाओगे, मतलब ट्रेड करने में। तो सी को कैप्चर करना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी कहेंगे क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि सी को कैप्चर करना। क्योंकि सर समुद्र को कैसे कैप्चर करता है, देखो समुद्र को कैप्चर नहीं करना है। इसका मानना था कि गल्फ ऑफ ओमान को, गल्फ ऑफ एडन को, गल्फ ऑफ मलक्का को, सब पे वहां पे जो है अपना सेना रख दो, उस उधर से कोई शिप जाएगा तो उसको कैप्चर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस पे तुम्हारा अधिकार, मतलब कि सभी गल्फ जहां से मतलब जो रास्ता है ना समुद्र के द्वारा उसको कैप्चर कर लेना। तो यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। गल्फ ऑफ एडम, गल्फ ऑफ मलक्का, ठीक है, इस सब को, गल्फ ऑफ ओमान, इस सब को कैप्चर कर लेगा तो इधर से कोई शिप जाने ही नहीं देगा, क्योंकि पुर्तगाल उसको कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मानना था ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने जो है 2 वार लड़े थे, ठीक है। इसका वैसे तो इंटरेस्ट था ट्रेड एंड कॉमर्स में, बट इसको फिर भी लड़ना पड़ा था अरब के लोगों से, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बताया था ना कि अरब के लोग यहाँ ट्रेड कर रहे थे। इंडिया का ट्रेड अरब के लोग कर रहे थे। अरब के लोग मसाला ले जाकर के इटली से यूरोप में बेचते थे। अब पुर्तगीज डायरेक्ट आ गया, वो पूरी मसाला भर करके डायरेक्ट सी के द्वारा यूरोप ले जा रहा है। तब इससे अरब के व्यापारी सबको प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है अरब और पुर्तगीज के बीच में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। एक है बैटल ऑफ चौल, ठीक है, बैटल ऑफ चौल, जो कि जो अल्मीडा था ना उसी का जो सन था लॉरेंटो डी अल्मीडा, इसने लड़ा था, ठीक है। और इस लड़ाई में जो है ये हार भी गया था और मारा भी गया था। क्योंकि सर ये किस किस के बीच में हुआ था बैटल ऑफ चौल, तो सबसे पहले याद रखने की बैटल ऑफ चौल 1508 में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें जो है जो गुजरात के थे सुल्तान महमूद बेगरा, उसने और इजिप्ट के ममलुक फ्लीट जो थे, इस दोनों ने मिल करके लॉरेंसो डी अल्मीडा से लड़ाई किया था, और इसमें लॉरेंसो डी अल्मीडा मर जाता है और अलायंस जो है जीत जाता है। मतलब जो अरब के व्यापारी लोग थे, अलायंस महमूद बेगरा, गुजरात के महमूद बेगरा, क्योंकि अब देखो क्या हुआ था कि मैं इसका बताता हूँ पूरा स्टोरी, कि जब पुर्तगाल आया था तो साउथ में आया था, भारत के साउथ में आया था, लेकिन उसको पता था कि अगर ट्रेड अच्छा करना है ना तो गुजरात की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो है ट्रेड जो है यूरोप की तरफ, मतलब वहीं से जो है यूरोप की तरफ जाना आसान होगा। तो गुजरात को कैप्चर करना चाह रहा था, और गुजरात का राजा कौन था, महमूद बेगरा था। अब महमूद बेगरा जो था, वहाँ के जो अरबी व्यापारी सब थे वो सब जो है इजिप्ट के व्यापारी सब के साथ मतलब ट्रेड करते थे, और यूरोपियन के साथ तो करते ही थे। इसीलिए आप देखते हैं कि महमूद बेगरा और इजिप्ट के जो ममलूक फ्लीट थे, इस दोनों ने मिल करके पुर्तगालीज को मतलब हराने की कोशिश की और हरा भी दिया। आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंसो डे अल्मीडा जो है इसमें मर भी जाता है, मतलब जो फ्रांसिसी अल्मीडा था उसका बेटा मर जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन उसी के अगला साल जो होता है बैटल ऑफ द्यू होता है, ठीक है। अब अल्मीडा और फिर वही अलायंस जो है, उस अलायंस के साथ इस बार इसमें जमोरियन भी मतलब शामिल होता है उस अलायंस में, और फिर जो है पुर्तगीज के साथ जो ये वार होता है बैटल ऑफ द्वीप, इसमें जो है पुर्तगीज हरा देता है, सभी को अलायंस को हरा देता है, और अल्मीडा जो है वॉर करता है, ठीक है। तो ये दोनों वार एग्जाम में पूछा जाता है, बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ द्वीप 1508 1509। ये किसके समय में हुआ है, तो फ्रांसीसी डे अल्मीडा के समय में हुआ है, जो कि पुर्तगाल का फर्स्ट गवर्नर था। कि नहीं आया समझ। तो क्या याद रखना है कि पुर्तगाल का जो सबसे पहला गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसीसी डे अल्मीडा, ठीक है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स में था, बट डिस्प्यूट जो होता था अरबी व्यापारी लोग करते थे, जिस वजह से इसको 2 वार लड़ना पड़ा था। एक का नाम था बैटल ऑफ चौल, जिसमें इन्होंने अपना बेटा खो दिया था, इसका बेटा का नाम था
तो जो लॉरेंटो डी अल्मीडा था, इन्होंने इस वार में मर गया था। और ये वार किसके किसके बीच में होता था? महमूद बेगरा और जो है इजिप्ट का ममलूक फ्लीट जो था ये, ठीक है, और जमोरियन, ये तीनों मिलकर अलायंस बनाता था और पुर्तगीज एक तरफ अकेले रहते थे, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वार होता है बैटल ऑफ द, इसमें जो है पुर्तगीज हरा देते हैं सभी को, ठीक है, क्योंकि पुर्तगीज का शिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, मतलब ये जो था नेवी जो फोर्स था इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है, इस वजह से सभी को हरा देता है। जो सेकेंड गवर्नर जो पुर्तगाल के आते हैं ना, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो कैसे याद रखना है सेकेंड है? तो देखो इसके नाम में भी अल्बुकर्क है, बी पे जोर दिया जा रहा है, तो बी ABCD में दूसरे स्थान पे आता है। तो याद रखना है कि सेकेंड गवर्नर कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसका सेशन कब से कब रहा है? तो 9 से लेकर 15 तक, 1509 से लेकर के 1515 तक इसका सेशन रहा है। इसको कहा जाता है कि पुर्तगीज एस्टेब्लिश करने में, इंडिया में जो एस्टेब्लिश किया पुर्तगीज ने अपना एस्टेब्लिशमेंट, तो उसको एस्टेब्लिश करने में इसको फाउंडर कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था। परमिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि देखो, परमिट सिस्टम का मतलब हुआ कि अगर किसी शिप को इस रास्ते से जाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहला जो था फ्रांसिसो डी अल्मीडा, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू उसने क्या किया था? सभी गल्फ पे कब्जा कर लिया। अब कह रहा है इसने क्या ला रहा है? तो परमिट सिस्टम ला रहा है कि अगर तुमको इस रास्ते से शिप गुजारना है तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा हमसे, ठीक है। आई थिंक कार्टेज अल्मीडा इसे शायद परमिट बोला जाता था। तो परमिट सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। इसका जो मेन काम एक है वो है कि 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के रूरल से, ठीक है। आपको कहे सर ये कैसे हुआ था? देखो बीजापुर जो था ना, ये बीजापुर आप समझ गए होंगे कहाँ की तरफ का है, तो महाराष्ट्र तरफ के रीजन का है। तो वहाँ जो बीजापुर के जो राजा थे ना आदिल शाह, इससे उन्होंने गोवा छीना था, ठीक है, 1510 ईस्वी में। इसका स्टोरी ये है कि क्या हुआ था कि जो देखो विजयनगर एम्पायर था ना, विजयनगर एम्पायर, उसके जो राजा थे कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय और ये अल्बुकर्क, ये दोनों के बीच में फ्रेंडशिप था। दोनों आराम से एक ट्रीटी भी किया था उन्होंने, ठीक है, दोनों ने ट्रीटी किया था। अल्बुकर्क ने बोला था कि मैं आपको हेल्प करूंगा। आप कृष्णदेव राय को बोला, विजयनगर एम्पायर को बोला कि आप इस सबसे लड़ाई कीजिए, मतलब बीजापुर के राजा से, ठीक है, आदिल शाह से, ठीक है, साथ ही साथ जमोरियन से, इस सब के अगेंस्ट लड़ाई कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा एक्सपेंशन करने में। मतलब कि विजयनगर एम्पायर एक्सपेंड करना चाहता था बीजापुर तरफ, ठीक है। तो किसने हेल्प किया? अल्बुकर्क ने हेल्प किया। कैसे हेल्प किया? तो अपना घोड़ा, क्योंकि घोड़ा भी सेल करता था, ठीक है, ये पुर्तगीज लोग, ठीक है। तो इन्होंने घोड़ा सबसे हेल्प किया। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एजेंट भी भेजा था नाम का, जिसका नाम था फ्रेडियर लुइस, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रेडियर लुइस को किसने भेजा था? तो अल्बुकर्क ने भेजा था। कहाँ पे भेजा था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था, कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है। तो इसके बदले में क्या मिला पुर्तगीज को? तो गोवा मिला। कि नहीं आया समझ में? तो 1510 ईस्वी का ये किस्सा है, ठीक है, किस्सा है कि मतलब ये जो ट्रीटी हुआ था विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय और अल्बुकर्क के बीच में ट्रीटी हुआ था। अल्बुकर्क ने बोला था कि मैं आपको हेल्प करूंगा, विजयनगर को आपको विजयनगर के अगेंस्ट जो आप लड़ाई कीजिएगा उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो गोवा मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हुआ कि गोवा को कैसे कैप्चर किया था, ठीक है। अल्बुकर्क को रियल फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने जो है अरबी व्यापारी सबको बहुत ज्यादा शोषण किया। इन्होंने प्रोसिक्यूटेड किया मुस्लिम को, साथ ही साथ सती प्रथा को खत्म किया। इसने कहा कि इंडियन सबके साथ शादी करो ताकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ सके। आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल का पॉपुलेशन बहुत ही कम था, ठीक है, और इंडिया में भी वो बहुत ही कम लोग थे। इसीलिए कहा कि आप मतलब इंडियन सबसे शादी करो, इंडियन लेडी सबसे शादी करो ताकि पुर्तगीज लोग जो है और ज़्यादा हो, ताकि कंपनी एस्टेब्लिश, मतलब कंपनी को जो है इससे वो ज़्यादा फ्लोरिशमेंट मिले। कि नहीं आया समझ? तो ये सेकंड था अल्बुकर्क, जिसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कहा जाता है। इन्होंने जो क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले परवेज सिस्टम जारी किया था। इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के राजा आदिल शाह से। कि नहीं आया समझ? मुस्लिम को प्रोसिक्यूटेड किया, सती प्रथा को खत्म किया। साथ ही साथ इंडियन के साथ मैरिज करने को इन्होंने कहा कि इंडियन के साथ मैरिज करो ताकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर सके, ठीक है। जो थर्ड गवर्नर है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा, ठीक है। जो थर्ड गवर्नर है उसका नाम क्या है? नीनो डी कुन्हा, ठीक है। तो ये इसका सेशन क्या है? 1529 से लेके 1538 तक जो है नीनो डी कुन्हा जो है गवर्नर बन के इंडिया आते हैं, ठीक है, पुर्तगीज गवर्नर बन। इन्होंने हुगली जो कि बंगाल में पड़ता है, सेंट थॉमे मद्रास में पड़ता है, यहाँ पे पुर्तगीज लोगों का एस्टेब्लिश किया। मतलब यहाँ पे एक सिटी की तरह हुगली में कुछ पुर्तगीज लोग को एक सिटी की तरह में एस्टेब्लिश किया, सेंट थॉमे में। 1530 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? जो गोवा जीता था अल्बुकर्क ने, उस गोवा को
अपना कैपिटल बनाया। पहले कैपिटल हुआ करता था कोच्चि, लेकिन अब कैपिटल क्या हो गया, अब कैपिटल गोवा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नुनेर कुन्हा में ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया था कोच्चिन टू गोवा, ये नहीं आया इसमें। उसी समय की बात है कि बहादुर शाह, उस समय गुजरात का जो राजा था वो बहादुर शाह था। ठीक है, उसको हुमायूं के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मुगल एम्पायर के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो जो है हेल्प मांगने के लिए पुर्तगीज के पास आते हैं। ठीक है, तो पुर्तगीज उसे हेल्प करते हैं, लेकिन उससे जो है एक ट्रीटी करवाते हैं कि मैं तुमको ठीक है हेल्प करूंगा। ये 1534 की कहानी है, ट्रीटी ऑफ बसीम। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ बसीम किस किस के बीच में ये हुआ था। तो याद रखना है कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड पुर्तगीज के बीच में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, एक्चुअली बहादुर शाह का झगड़ा हुआ था हुमायूं के साथ। ठीक है, तो इसमें कहा था कि मैं आपको हेल्प करूंगा, बदले में आपको बसीन देना पड़ेगा, बसीन द्वीप जो देना पड़ेगा। बसीन आइलैंड आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में जो पालगढ़ इलाका है, बसीन को आज बसई बोला जाता है। ठीक है, तो पालगढ़ वाला इलाका जो है बसीन आपको देना पड़ेगा, उसके बगल का टेरिटरी सब जो भी उसका हिस्सा आता था बसीन का, वो सब देना पड़ेगा। तो ट्रीटी ऑफ बसीन बहादुर शाह और पुर्तगीज के बीच में हुआ था। बहादुर शाह का लड़ाई होता है मुगल एम्पायर हुमायूं से, जो इससे भाग करके वो चला जाता है पुर्तगीज के पास हेल्प मांगने के लिए। तो पुर्तगीज वहां पे उसे ट्रीटी ऑफ बसीन जो है साइन करवाता है, और वहां पे बसीन मतलब जो है किसके पास आ जाता है, पुर्तगाल। बसीन आइलैंड जो है, बसीन जो एरिया है वो पुर्तगाल के पास आ जाता है। बसीन बहुत ही घूमने वाला स्थान है, आप वहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पुर्तगीज का जो है एस्टेब्लिशमेंट तो फोर्टिफाइड सब करवाया हुआ है। ठीक है, जो लास्ट में बताऊंगा कि गवर्नर जो पुर्तगीज का आया था उसका नाम था मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। ठीक है, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। ठीक है, देखो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन इसके समय में एक काम बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, अच्छा नहीं हुआ था, बहुत ही बुरा हुआ था। इसके साथ आया था एक संत जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। आप हमेशा इसका नाम सुने होंगे कि ये एक सेंट फ्रांसिस्को जेवियर इसी के साथ आया था। ये जो था ना मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, इन्होंने मतलब पूरा क्रिश्चियन को जो है मतलब इसको प्रमोट किया, मतलब क्रिश्चियनिटी को भारत में प्रमोट किया। और अपने साथ जिसको लाया था सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, कहा जाता है कि 7 लाख लोगों को इंडिया में इन्होंने कन्वर्ट किया क्रिश्चियन में। ठीक है, अनटचेबल पर्सन को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया 7 लाख लोगों को। फिर इसका जो सेंट जेवियर था, इसका सपना था कि चाइना की तरफ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में जब पढ़ रहा था फ्रांसिस्को जेवियर के बारे में, तो देखा था ये बहुत कंट्री का विजिट किया है और सब कंट्री में क्रिश्चियन को फैलाने, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये जा रहा है। इंडिया में भी किसके साथ आया था, अल्फांसो डिसूजा के साथ। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है किसके साथ आया था। अल्फांसो डिसूजा जो गवर्नर है 1542 से 45 तक में पुर्तगीज गवर्नर है, इसके साथ आया था फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक है, ये भारत में आया था, करीब करीब 7 से 10 लाख तक लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में, अनटचेबल पर्सन को। और फिर इसका था कि ये सब चाइना जाएगा, और वहीं चाइना जाता है, वहां भी क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश करता है, फिर उसका वहीं पे डेथ हो जाता है। तो वहीं पे उसे क्या किया जाता है, बरीड कर दिया जाता है। लेकिन फिर इसका सपना रहता है कि मैं जब मरूं ना तो गोवा में मतलब मुझे दफनाया जाए। ठीक है, तो फिर इसके डिसिपल्स सब जो होते हैं, जिसके शिष्य सब होते हैं, वो जो है वहां से फिर चाइना से इसके बॉडी को लाता है और बॉडी को गोवा में दफनाता है। लेकिन गोवा में जो है ना, इसको आपको दफनाया नहीं किया, इसको ना एक मतलब जो बोला जाता होगा उसको कवर करके आज इसका आप देख सकते हैं, इसकी मम्मी की तरह का मतलब एक बनाया हुआ है, उसमें इसको रखा गया है इसके बॉडी को। ठीक है, मतलब कि मोरल रिमेन्स ऑफ द सेंट जेवियर जो है उसको रखा गया एक चर्च में जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस का मतलब जो है, ये गोवा में एक चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, जहाँ पे सेंट जेवियर का मोरल रिमेन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि इसको सबसे पहले चाइना में दफनाया गया था और फिर इसके डिसिपल ने इसे इंडिया में लाया और इंडिया में इसके बॉडी को, इसके रिमेन्स को एक कवर में रखा गया है। ठीक है, जो कि आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, हर एक 10 साल में इसको पब्लिक डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस कहाँ पे है, गोवा में है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि पुर्तगीज भारत में कैसे आए, कौन कौन से गवर्नर आए। इन शॉर्ट में मैं फिर से आपको बताता हूँ कि देखो पुर्तगीज जो है ना, ये सबसे पहला यूरोपियन कंपनी है जो भारत आते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपनी भारत तक जो आते हैं उसका नाम है पुर्तगीज। जो आपको पता है, बताया था मैंने कि सबसे पहले जो था वहाँ के राजा मैनुअल प्रथम थे, और उसी का प्रिंसेस जो था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उसको नेविगेशन में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने नेविगेशन के लिए कॉलेज सब का स्थापना किया। उसी कॉलेज में बहुत से लोगों को ट्रेंड किया। तो सबसे पहला अटेम्प्ट बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वो जब साउथ अफ्रीका की तरफ आते हैं तो वहाँ से केप ऑफ गुड होप से रिटर्न हो जाते हैं, उसको लगता है मुझसे नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद जो है वास्को डी गामा आते हैं, और वास्को डी गामा जो है सक्सेस कर जाता है, अब्दुल माजिद के हेल्प से इंडिया तक पहुंच जाते हैं, और इंडिया के कालीकट शहर पे सबसे पहले पहुंचते हैं, जहाँ के राजा जमोरियन होते हैं, उन्होंने उनका वेलकम किया।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में ट्रेड अरबी लोग पहले से कर रहे थे, इसीलिए जो है अरबी लोगों के बीच में और पुर्तगीज के बीच में वार होते हैं, बैटल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो मैंने बताया कि एक बैटल ऑफ चौल और एक बैटल ऑफ दुई, ये सबसे पहला गवर्नर जो फ्रांसीसी अल्मेडा था उसके समय में होता है। उसी ने इस दोनों वार को लड़ा है, बैटल ऑफ चौल को 1508 में और बैटल ऑफ दुई को 1509 में। तो सबसे पहला गवर्नर फ्रांसीसी द अल्मेडा था, 1505 से लेकर 9 तक में आता है ये। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। जो दूसरा गवर्नर था उसका नाम था अल्बुकर्क, और तीसरा गवर्नर था उसका नाम था नीनो डी कुन्हा, जिन्होंने कैपिटल को चेंज किया था। और लास्ट गवर्नर जो था उसका नाम था मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, जिसके साथ फ्रांसिसो जेवियर आया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ पुर्तगीज के द्वारा हम लोग को क्या मिला, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि क्या रीजन था जो पुर्तगीज जो ब्रिटेन से 100 साल पहले आते हैं तब भी वो फॉल कर जाते हैं और ब्रिटेन डोमिनेट करवाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि पुर्तगाल का फॉल कैसे होता है इंडिया में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पुर्तगीज पावर भारत में गिर जाती है, कैसे पुर्तगीज पावर का भारत में डाउनफॉल होता है या डिक्लाइन होता है। आपको पता होना चाहिए पुर्तगीज पावर जो है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहला यूरोपियन कंपनी है जो भारत आई थी। करीब करीब 110 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आई थी। लेकिन फिर भी जो है हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन भारत को कॉलोनाइज कर पाती है, लेकिन पुर्तगीज पावर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। उसकी क्या वजह थी उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे पुर्तगीज कंपनी जो भारत आई उससे भारत को क्या फ़ायदा मिला, सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हम लोग देखेंगे। करीब करीब 8 से 10 रीजन में इसमें बताऊँगा जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज पावर भारत में गिर जाती है। ठीक है, ब्रिटेन क्यों भारत को डोमिनेट कर पाया, इसका लेक्चर मैंने पिछले लेक्चर में दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन क्यों भारत को अपना कॉलोनी बनाया है। ठीक है, उसकी क्या वजह थी, क्यों दूसरी कंपनी पे हावी रहा। इसमें मैं मेनली बात करूंगा कि पुर्तगीज कंपनी क्यों डिक्लाइन किया। तो सबसे पहला रीजन मैंने लिखा है कि लॉस ऑफ द कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस। जो इसका ट्रेड सेंटर सब हुआ करता था ना, मराठा एम्पायर के पीक पे होने की वजह से, मराठा एम्पायर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा ना, तो जितना भी इसका ट्रेड सेंटर सब था ना वो सब छीन लिया गया मराठा एम्पायर के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए सारनाथ और बसीन। तो मराठा एम्पायर का राइज करना, सारनाथ और बसीन द्वीप सब का छीन जाना, इसके कॉमर्शियल जो बेनिफिट था ना उसको क्या हुआ, हार्म पहुंचाया, उसको जो है प्रॉब्लम किया। ठीक है, जिसकी वजह से इसका कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस जो है धीरे धीरे घटता गया। दूसरा रीजन मैंने लिखा है कि रिलीजियस एट्रोसिटी। ये जो ना धर्म के प्रति हमेशा जो है इंटॉलरेंस थे, ये दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया था, पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जब सेंट जोबियर भारत आता है ना, आपको मैंने बताया कि मार्टिन डिसूजा जो पुर्तगीज गवर्नर था उसके साथ सेंट जोबियर आया था, उसने करीब करीब 8 से 10 लाख लोगों को भारत में क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया था। तो ये फोर्सफुल कन्वर्जन होता था, ऐसे नहीं कि मतलब उसको समझा बुझा करके, ऐसा नहीं, फोर्सफुल कन्वर्जन करवाता था, ज़बरदस्ती, या तो क्रिश्चियन को अपना लो नहीं तो तलवार से गर्दन काट दिया जाता था। तो इस तरह का फोर्सफुल मतलब रिलीजियस एट्रोसिटी, रिलीजियस के प्रति मतलब बहुत ही ज़्यादा ये जो थे इन्वॉल्वमेंट था। इसका मतलब ना जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं ना, तो वो उसको धर्म सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसको ना धर्म में इन्वॉल्व करना बहुत मतलब था, इसको रुचि था उसमें। ये हमेशा दूसरे धर्म को कुछ नहीं करना, मतलब मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करना, भारत के हिंदू मंदिर सबको तोड़ना, फोर्सफुल कन्वर्जन करना। मैंने ये भी बताया था आपको इंटर मैरिज का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या करता था कि पुर्तगीज जो था इंडिया में मैन पावर बहुत कमी था, तो पुर्तगीज को बढ़ाने के लिए भारत के लेडीज सबसे शादी करने का प्रथा स्टार्ट कर दिया था, जिससे भारतीय लोगों को प्रॉब्लम था कि नहीं ऐसा बोले। तो ये सब रीजन जो था ना, फोर्सफुल कन्वर्जन हो गया, इंटर मैरिज हो गया, सती प्रथा को ख़त्म करना हो गया, मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करना, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है धर्म में। तो जो पर्सन अगर धर्म में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो वो अपना बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। मतलब जो बेनिफिट उसका कॉमर्शियल बेनिफिट था या फिर पॉलिटिकल बेनिफिट था, उसको नहीं उठा पाया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट पहुँचता है। वहाँ पे जमूरिन नाम के राजा जो थे, वहाँ पे जमूरिन, उन्होंने स्वागत किया। लेकिन वही जमूरिन राजा 10 साल के बाद बैटल ऑफ दुई में जो है पुर्तगीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उसने मतलब देख लिया कि पुर्तगीज कंपनी क्या है। पुर्तगीज कंपनी इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस है, भारत में इतने धर्म रहते हैं, अगर ये ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। तो ये भी एक रीजन कहा जाता है कि धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंस थे पुर्तगीज। ठीक है, इसकी वजह से भी इसका धीरे धीरे सभी राजा इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये डाउनफॉल का एक रीजन बनता है। तीसरा रीजन मैंने लिखा है कि चेंजेज इन द नेचर ऑफ चेंज इन ट्रेड।
ये ट्रेड का जो नेचर था ना हमेशा चेंज करते रहता था। शुरू शुरू में जब आया था तो इसका मेन मोटिव था कि मसाला का व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे फिर देखते हैं कि ये हॉर्स का ट्रेड करने लगता है, कभी बुलियन का ट्रेड करने लगता है। मैंने बताया था विजयनगर एम्पायर के साथ हॉर्स ट्रांसफ़र किया गया था, हॉर्स दिया गया था विजयनगर एम्पायर को बीजापुर से लड़ने के लिए। तो ये कभी घोड़े का व्यापार करने लगते थे, कभी मसाला का व्यापार करने लगते थे, कभी कभी बुलियन का व्यापार करने लगते थे। कभी कभी ये जो है मतलब शिप सबको जो परमिट प्रोवाइड करता था, जिसे कार्टेज अल्मीडा परमिट बोला जाता था, तो उस परमिट इसका मेन सोर्स हो जाता था इनकम का। मतलब दूसरे शिप को प्रोवाइड करना कि मैं आपको दूसरे शिप को परमिट देता था कि मैं आपको दूसरे अटैक से बचाऊंगा। कि नहीं आया समझ? तो ये जो है इसका किसी एक ट्रेड में स्पेशलाइजेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप डच को देखेंगे तो डच जो भारत में आई तो उन्होंने टेक्सटाइल को भारत को मतलब टेक्सटाइल का केंद्र बनाया, मतलब टेक्सटाइल के लिए। फ्रेंच भी जो है टेक्सटाइल से अट्रैक्ट होकर भारत आया था। लेकिन इसका ट्रेड ना हमेशा बदलते रहता था, कभी ये करने लगता था कभी वो करने लगता था। इस वजह से भी इसका डिक्लाइन होता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड नहीं रहा इसका। ठीक है, चौथा रीज़न मैंने बताया कि इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटर मैरिज का कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टार्ट किया गया था, भारतीय लेडीज से शादी करो ताकि यहाँ के मतलब पुर्तगीज पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। आपको पता होना चाहिए कि जब ये भारत आती है 1500 ईस्वी के लगभग में, तो 1500 ईस्वी के लगभग में ना पूरे पुर्तगाल का पॉपुलेशन होता है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख की आबादी होती है। उसमें से कुछ लोग भारत आए रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कम पावर था। साथ ही साथ जो है ना इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था। मतलब पुर्तगीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा जो है रानी का सपोर्ट मिलता था, मतलब कि ब्रिटेन के किंग होते थे, रानी होते थे, उसका सपोर्ट मिलता था। लेकिन इसको ऐसा नहीं था, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं मिलता था। साथ ही साथ इस लोग के यहाँ जो पुर्तगीज स्टाफ रहते थे उसका सैलरी भी रिव्यू नहीं किया जाता था, सैलरी को भी नहीं बढ़ाया जाता था। जिस वजह से क्या होता था कि पुर्तगीज का जो स्टाफ सब होते थे वो हाईली करप्ट हो गए थे। मतलब करप्ट किस तरह का, तो देखो एक पुर्तगीज कंपनी है उसका भी काम कर रहा है और एक अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर देते थे ताकि उस लोग को बेनिफिट हो सके। मतलब कि सैलरी इस लोग का बढ़ता ही नहीं था। इस वजह से जो है ये लोग बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गए थे, अपना अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए थे। तो जो मेन कंपनी जो पेरेंट कंपनी था उसको स्ट्रांग बनाने की वजह से ये लोग खुद अपना अपना स्टार्ट कर दिए थे। तो इस वजह से भी इसका डिक्लाइन होता है पुर्तगीज कंपनी का। पांचवा रीज़न है कि डिपेंडेंसी ओवर स्पेन। मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो है ना नेविगेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो किया था उसने स्पेन और पुर्तगाल ने मिलकर किया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पूरे यूरोप में सबसे पहले जो सी का डिस्कवर करने का, सी के प्रति जो रुझान सबसे ज़्यादा हुआ पुर्तगाल और स्पेन हुआ। इसी दोनों ने नेविगेशन टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, डिस्कवरी किया। मैंने बताया था कि अटलांटिक ओशियन को 2 भाग में, अटलांटिक ओशियन के बीच से ईस्ट की तरफ पुर्तगाल को दिया गया और वेस्ट की तरफ स्पेन को दिया गया, और दोनों ने कंट्री का डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल, वो भारत आते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो ये स्पेन पे डिपेंडेंसी था, दोनों एक दूसरे का नेविगेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते थे। इसी बीच में क्या होता है कि स्पेन को जो है ना ब्रिटिश हरा देते हैं एक वार में। आर्मेडा फ्लीट को हराता है स्पेन को 1588 ईस्वी में, और उसके हेल्प से ब्रिटिश जो है ना वो अफ्रीका तक आ जाते हैं, केप ऑफ गुड होप तक आ जाते हैं। अब ब्रिटिश को भी पता चल गया कि भारत को जाने का रूट क्या है, रास्ता क्या है, किस रास्ते से भारत जाता है। तो डच और इंग्लिश दोनों को पता चल गया स्पेनिश की मदद से कि भारत कैसे जाता है। तब ये भी एक बिग चैलेंजेज हो जाता है किसके सामने, पुर्तगाल के सामने। और आपको पता होना चाहिए कि यही डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1610 और 1611 में जब मुगल एम्पायर मतलब 2 बार पुर्तगीज को हराता है, तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जब डच और इंग्लिश को पता चल जाता है भारत का सी रूट, तो जब ये दोनों आ जाता है भारत में, तो ये भी एक बिग चैलेंजेज हो जाता है, एक बिग राइवल की तरह पुर्तगीज कंपनी के सामने हो जाता है। ये राइवल ही नहीं होता है, 2 बार में जब लड़ाता है ना, तो मुगल एम्पायर भी ब्रिटिश से खुश होकर के ब्रिटिश को परमिट सिस्टम सब दे देते हैं कि तुम अब कहीं भी मुगल एम्पायर में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो एक चैलेंजेज ये भी होता है, ये भी इसका डिक्लाइन की वजह था। ठीक है, तीसरा और उसके बाद रीजन मैंने बताया कि पुर्तगाल और स्पेन का वार, एक तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड था सी टेक्नोलॉजी के लिए, नेविगेशन टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन अब ये दोनों जो है यूरोप में इन दोनों का वार भी हो जाता है स्टार्ट। पुर्तगाल और स्पेन का वार चलता है, 7-8 साल का ये वार रहता है। 41 से 68 के बीच का देखिए वार लिखा है कि 1641 से 68 के बीच में जो है ना पुर्तगाल और स्पेन वार में रहता है। अब दोनों एक दूसरे का ज़रूरत भी था, लेकिन ये दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। इसका फ़ायदा किसको उठाया, ब्रिटिश ने उठाया। ब्रिटिश ने पुर्तगाल का हेल्प किया, पुर्तगाल ने ब्रिटिश का सहारा लिया। सहारा नहीं लिया, आपको पता होगा कि यही 1668 में जो है, आपको पता होगा कि जो पुर्तगाल का प्रिंसेस था ना, उसका शादी हो जाता है ब्रिटेन के किंग से।
ब्रिटेन के प्रिंस से हो जाता है जिसका नाम चार्ल्स रहता है। अब तो शादी तो कर लिया दोनों ने, लेकिन ना पुर्तगीज कंपनी का जो बॉम्बे था ना, उस बॉम्बे को गिफ्ट के रूप में दे दिया उसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और बॉम्बे एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था पुर्तगीज का। तो इससे भी क्या होता है कि पुर्तगीज को तो हमेशा कॉमर्शियल लॉस हो रहा है, मतलब कॉमर्शियल हार्म पहुंच रहा है। तो ये बॉम्बे भी जो है किसको दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, एज ए डॉरी दिया गया। तो इससे भी लॉस हुआ किसको, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, मैंने बताया था कि ब्राज़ील का डिस्कवरी जो है कैबरल ने किया था। जो कैबरल था वो भी पुर्तगाल का था, उसने जो है डिस्कवरी किया था ब्राज़ील का। और ब्राज़ील आपको पता होगा कि मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर है, मतलब वहाँ मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यूरोप के क्या है, बहुत ही सामने है, मतलब यूरोप से आसान रहेगा मतलब ब्राज़ील जाना कंपेयर टू इंडिया। इंडिया जाना बहुत ही हार्ड था। तो इसीलिए ये लोग ना अपना फोकस थोड़ा ब्राज़ील की तरफ भी करते हैं। पुर्तगीज कंपनी जो है अपना फोकस ब्राज़ील की तरफ करते हैं, क्योंकि ब्राज़ील का डिस्कवरी हो गया। ब्राज़ील जो था मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर था, और साथ ही साथ जो है सी रूट जो था ब्राज़ील आसानी से पहुंच सकता था। और लास्ट रीज़न मैंने बताया कि वीक मिलिट्री एंड डिसिप्लिन। तो ये रीज़न मैंने पहले भी बताया कि जो है ना, ये जो पुर्तगीज कंपनी था ना, ये अपना सी पे तो बहुत अच्छा प्रभाव, मतलब सी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना आर्म फोर्सेस बनाया था, नेवी बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग था इसका। लेकिन ना ये लैंड आर्मी नहीं बनाया था, ये ज़मीन पे लड़ने के लिए अपना आर्मी ज़्यादा नहीं स्ट्रांग किया था, जिस वजह से अगर ये कॉलोनी भी बनाता ना तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाता ज़्यादा दिन तक, क्योंकि इसके पास लैंड आर्मी की बहुत कमी थी, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना, पावरफुल, अगर नेवी तो पावरफुल था इसमें, लेकिन कंपेयर टू ब्रिटेन अगर डच देखा जाए ना, तो ब्रिटेन डच सब ने मतलब नेवी को बहुत डेवलप कर लिया था कंपेयर टू पुर्तगाल, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था कि जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज कंपनी का फॉल हो गया भारत में। तो टोटल यही 8-10 बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पुर्तगीज कंपनी धीरे धीरे क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुर्तगीज कंपनी का भारत में क्या योगदान रहा। तो देखिए, पुर्तगीज कंपनी आपको पता होगा कि 1498 में भारत में आई। पुर्तगीज कंपनी ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस दिया है। 1556 ईस्वी में गोवा में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है पुर्तगीज को दिया जाता है। पुर्तगीज ने ही भारत में 1556 में गोवा में एस्टेब्लिश किया था पहला प्रिंटिंग प्रेस। साथ ही साथ ये कुछ फसल सभी देख सकते हैं, जैसे टबाको हो गया, अल्फांसो मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, रेड कॉपर हो गया, ये सब जो है ना, ये सब का आविष्कार किसने किया था, पुर्तगीज कंपनी ने ही किया था। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि पुर्तगीज कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया था, जिसके द्वारा समुद्र पे कब्जा करना ये लोग चाहता था ट्रेड को होल्ड करने के लिए। तो मैंने बताया था कि ये लोग ना सबसे पहले पुर्तगीज और स्पेन ने ही मतलब जो है बड़ा बड़ा शिप बनाना स्टार्ट किया था। तो वो भारत आए ना, तो भारत के लोगों में भी जो है ना शिप सब बनाना, मतलब लोग सब सीखा कि कैसे बड़े बड़े शिप बनाते हैं। तो शिप बिल्डिंग आर्ट जो है, आर्किटेक्चर सब, ये सब डेवलप हुआ भारत में। और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया, ये तो मैंने बता ही दिया है कि सेंट जोवियर आया था, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाया। साथ ही साथ जो पहला चर्च देख सकते हैं, तो सेंट थॉमस केरला में जो पहला चर्च है, ठीक है, गोथिक आर्किटेक्चर पे जो एस्टेब्लिश किया गया है। गोथिक आर्किटेक्चर मतलब एक चर्च बनाने का स्टाइल है, ठीक है। जिस तरह मंदिर बनाने का स्टाइल होता है ना, साउथ में अलग तरह के मंदिर, मतलब नागर शैली, द्रविड़ शैली होते हैं, तो उसी तरह गोथिक आर्किटेक्चर चर्च बनाने का एक स्टाइल है। तो उसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग सेंट थॉमस केरला में जो पहला चर्च बना था, वो पुर्तगीज का ही देन है, ठीक है। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है। और कुछ फैक्ट देखिए, पुर्तगीज कंपनी पहला यूरोपियन कंपनी था जो भारत आती है 1498 में, लेकिन ये सबसे लास्ट में जाती है। आपको सर ये आप कह रहे हैं कि पुर्तगीज कंपनी तो गिर गया, फॉल कर गया, तो सबसे लास्ट में क्यों जाती है? तो देखिए, फॉल तो कर गया, लेकिन ना एक कैप्चर, गोवा को हमेशा कैप्चर करके रखा है इसने, ठीक है। गोवा को अपने मतलब हमेशा होल्ड करके रखा। इसीलिए आप देखते हैं कि 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू इस पर अटैक करते हैं, ठीक है, तब जाकर के ये गोवा को छोड़ता है। नहीं तो ये तो कहता था गोवा मेरा ही मतलब कंट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में गया है। आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच 1954 में गया है, ब्रिटिश 1947 में गया है, लेकिन ये गया 1961 में। ये ध्यान रखना है कि देखो, ब्रिटिश ने हमको आज़ादी दिया 1947 में, तो ब्रिटिश 1947 में चले गए। फ्रेंच जो है 1954 में पौंडीचेरी को जो छोड़ा था फ्रेंच ने 1954 में। और जो ये था पुर्तगीज तो था, ये सबसे लास्ट में 1961 में गोवा को छोड़ के गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी था जो भारत आया था और सबसे लास्ट में गया था 1961 में। आपको पता होना चाहिए कि ये पहला कंट्री था जिन्होंने जो है अफ्रीका के लास्ट पॉइंट केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। और ये पहला कंट्री था जिसने भारत का भी खोज किया था, भारत का भी सी रूट का खोज किया था। ये भी ध्यान रखना है।
ये पहला कंट्री था जिन्होंने कार्टेज सिस्टम को लॉन्च किया था। कार्टेज सिस्टम क्या होता था, तो मैंने बताया ना कि शिप को परमिट देना, मतलब अगर शिप ट्रेड हो रहा है ना, समुद्र में जहाज सबसे जो ट्रेडिंग हो रहा है ना, उसको ये परमिट प्रोवाइड करता था कि मतलब अगर इस रास्ते से जाना है तो मैं तुमको ये परमिट देता हूँ, अगर तुम मेरे परमिट से चलोगे तुम पे कोई अटैक करेगा तो पुर्तगीज कंपनी, तुम्हारा पुर्तगीज आर्मी जो है तुम्हारा रक्षा करेगा। क्योंकि सर रक्षा कैसे करता था, तो ना मतलब इसका ना मतलब ये जो शिप सब होता था ना उसमें आर्म्ड लगा रहता था, ठीक है, आर्म्ड शिप सब का ये डिस्कवर किया था, ठीक है। तो नेवल पावर जो था इसका स्ट्रांग था, शिप विथ कैनन, मतलब शिप में हमेशा कैनन लगा रहता था, ठीक है, जिसकी वजह से ये परमिट सिस्टम इशू करता था और दूसरे शिप सबको बचाता। ये पायरेसी भी बहुत करता था, ये भी ध्यान रखना है, ये ना पायरेसी तैरेसी बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। पायरेसी प्लंडर करना मतलब दूसरे शिप सबको लूट लेना, बंगाल की खाड़ी को मेनली यूज किया जाता था लूटने के लिए, ठीक है। तो ये पायरेसी सब बहुत ज़्यादा करते थे, ये भी इसका डाउनफॉल का एक वजह था, मतलब लोगों के मतलब राजा सब के प्रति इसका घृणा हो गया था पुर्तगीज से, क्योंकि ये सब करने में कोई साई नहीं करता था, ठीक है। तो नेवल पावर इसका स्ट्रांग था, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो है शिप होता था उसमें कैनन लगा रहता था, जिसकी वजह से ये परमिट भी प्रोवाइड करता था दूसरे शिप को रक्षा करने के लिए। इसने भारत को और भी कुछ कुछ दिया है, जैसे आप याद रख सकते हैं कि बॉडी आर्मर, मतलब बॉडी आर्मर का मतलब हो गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको बोलते हैं ना, तो बॉडी आर्मर भी निर्माण के मतलब इसने भारत को दिया है। मतलब बॉडी आर्मर दिया है, मतलब बॉडी आर्मर का इसने डिस्कवर किया था, भारत के लोग भी जाने कि कैसे बॉडी आर्मर बनाया जाता है। एक मैचलॉक गन भी होता है, मैचलॉक गन, ठीक है, तो उसके इसी का देन है। मैचलॉक गन भी ध्यान रखना है कि मैचलॉक गन इसी ने दिया था। साथ ही साथ एक सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री क्या होता था कि ड्रिलिंग ग्रुप मतलब कि लड़ाई कैसे करना है, लड़ाई जो होता है ना, जैसे वार होता है उस वार में कैसे जो है ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, मतलब उस वार को जीतने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करना है, वो एक टेक्निक होता था ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, ठीक है। तो ये सब का जो है भारत में इसने मतलब भारत को दिया है, ये याद रख सकते हैं। ये गोवा को मैंने बोला कि 1961 तक कब्जा करके रखा है, तो गोवा में इसका कल्चर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्रिश्चियन आबादी है गोवा में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गोवा में जो है सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ सब बहुत ज़्यादा लोग हो गए, क्योंकि ये ना हमेशा बुलियन सब का भी ट्रेड करते थे, इस वजह से देख सकते हैं कि ये सब हुआ है। यूरोपियन इरा का इमरजेंस इसी से हुआ है, क्योंकि सबसे पहला कंट्री था जो भारत का डिस्कवर किया था, तो यूरोपियन इरा का इमरजेंस भी इसको कहा जाता है कि यूरोपियन इरा का इमरजेंस भी इसी ने किया है। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि पुर्तगीज कंपनी जो है भारत में क्यों डिक्लाइन की और उसने भारत को क्या अक्सर दिया है। तो मैं इन शॉर्ट में थोड़ा मोड़ा फिर से बता देता हूँ कि पुर्तगीज कंपनी जो भारत आई थी ना, वो भारत को मतलब जो जो दिया है उसमें से हम लोग को याद रखना है कि भारत को कंट्रीब्यूट किया है कि सबसे पहले तो ये यूरोपियन इरा को जो है इमरजेंस के पहला यूरोपियन कंपनी था जो भारत आई है, तो इमर्ज किया, मतलब यूरोपियन इरा को भारत की और मतलब जो मसाला व्यापार का ट्रेड करने के लिए भारत आया था, तो पहला यूरोपियन कंपनी था, इससे ही यूरोपियन इरा का इमरजेंट होता है। प्रिंटिंग प्रेस भारत को दिया है, बहुत सारे फसल भारत को दिया है, शिप बिल्डिंग आर्किटेक्चर दिया है, गोथिक आर्किटेक्चर का भी इसी से स्टार्ट हुआ है। गोथिक आर्किटेक्चर में चर्च का निर्माण करना, क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ये सब भारत में इसी का देन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीवन।